बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के बाबरकत दिन कहा जाता है कि एक लम्हा ऐसा ज़रूर गुजरता है जिसमें दिल से मांगी हुई, मतलब अपने सोल से मांगी हुई दुआ जो है वो कबूल हो जाती है। ऑफ कोर्स शर्त यह है कि जायज़ ख्वाहिश हो। सो जो भी दुआ मांगे, ख्वाहिश करें, वो जायज़ होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। किसी के लिए कोई नेगेटिव चीज़ हमें नहीं सोचनी चाहिए या विश करनी चाहिए। तो हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। आप तो हर लम्हे हमारी दुआओं का और दिल की धड़कनों का हिस्सा रहते ही हैं व्यूअर्स। अच्छा, आज हम बात किस चीज़ पे करेंगे? आज बात करना चाहती हूँ आपसे वक्त की, वक्त की अहमियत की, वक्त की वैल्यू की। व्यूअर्स, वक्त वो वाहिद चीज़ है जो आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं, जो इतना अनमोल तोहफ़ा है, जो पैसे, हीरे जवाहरात चीज़ों से कई गुना ज़्यादा वैल्यू रखता है। और व्यूअर्स, जब कोविड आया तो एक बड़ी मेजर चीज़ हमने रियलाइज़ की कि वक्त ही तो वो वाहिद चीज़ है जो हमारे पास बहुत कम है, और वक्त की भी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है। हमने हर तरह से, हर तरीके से सर्वाइव करना है। वक्त की अहमियत को अंडरस्टैंड करना, जब हम छोटे होते हैं ना, हमें वक्त की कोई वैल्यू नहीं होती, हम हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करते हैं। कुछ ऐसे यंग लोग होते हैं जो टाइम से भी ज़्यादा, मतलब जो एक स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं उससे भी ज़्यादा पर्टिकुलर चल रहे होते हैं। अब जैसे मेरा बेटा हसन है, वो एक चीज़ का, मतलब 6-6.5 साल का है, लेकिन एक चीज़ का वो देखता है, कहता है मामा अब ये वाला टाइम हो गया, मामा अब वो वाला टाइम हो गया। और मुझे हैरत होती है कि वो इतना पर्टिकुलर कैसे है। कुछ लोगों में ये फितरती एक हैबिट होती है, जैसे कि फैसल भी बड़े पर्टिकुलर है टाइम के बारे में। मेरी भी कोशिश ये होती है। अब आपको पता है, ऑब्वियसली पिछले दिनों कोई शो पे आया तो मुझे ब्रेक में कह रहे थे कि आपको तो अब मतलब आदत पड़ गई होगी। मैंने कहा आदत तो पड़ गई, लेकिन मतलब मॉर्निंग शो करने की और इस टाइम स्केड्यूल को फॉलो करने की। लेकिन व्यूअर्स, टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड वही कर सकता है जिसके पास वक्त ज़िंदगी में कम होता है। एक तो ऑब्वियसली हमारे लाइफ स्पैन का भी एक टाइम होता है, और एक टाइम होता है हमारे पास दिन में। अब मुझे पता है कि मैंने सुबह बच्चे भी देखने हैं, मैंने अपनी एक्सरसाइज भी करनी है, मैंने अपने डॉग्स को भी वॉक पे लेके जाना है, बिल्लियों को ब्रश करना है, उन सबको खाना शाना ये वो सारा कुछ करके फिर मैंने घर से निकलना है, स्कूल बच्चों को रवाना करके ऑफिस आना है, फिर यहाँ पे आके शो करना है। लेकिन ये शो पूरे 10 बजे ऑन एयर जाना ही जाना है। दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, 10 AM वी हैव टू गो ऑन एयर। और एटलीस्ट एज अ होस्ट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ पे 10-15 मिनट पहले रेडी हेयर एंड मेकअप के साथ अवेलेबल हूँ कि हम पूरे 10 o'clock ऑन एयर जा रहे हैं। तो ये हर इंसान को एक चीज़ और एक स्केड्यूल को लेकर चलना पड़ता है। अब अगर 12 बजे शो मुकम्मल होता है, ख़त्म होता है, तो उसके बाद फिर जो दीगर आपके काम की कमिटमेंट्स होती हैं, सारी चीज़ों को ऑन टाइम आपको करना है। अब अगर मैं 12 बजे शो मुकम्मल करती हूँ और मेरी 1:30 बजे काम की मीटिंग है, तो मुझे 1:30 बजे वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि उसके बाद मेरी अगली कोई चीज़ स्केड्यूल हुई हुई है। सो व्यूअर्स, एक तो स्केड्यूल बनाना, टाइम की हमें उससे वैल्यू भी हो जाती है और वक्त की सही फिर जो है इस्तेमाल भी होता है, अगर आप अपने आप को स्केड्यूल इन करें। और फिर ये भी अंडरस्टैंड करें, बहुत से लोग ऐसे हैं। अब मैं लाहौर का एग्जांपल देती हूँ। लाहौर में जैसे डिफेंस है, फिर गुलबर्ग है, फिर मॉडल टाउन है। अब DHA से आपको, डिफेंस से अगर आपने गुलबर्ग आना है तो आपको आधा पौना घंटा लग जाता है। अब आपने उसी डिफेंस से अगर मॉडल टाउन जाना है तो घंटा भी लग सकता है, डिपेंड करता है अपने रूट क्या लिए। अब अगर मुझे कोई काम, फॉर एग्जांपल PTV से मैं निकल रही हूँ और मेरा रूट ऐसा बन रहा है कि मैं गुलबर्ग के थ्रू गुजरती हुई जा रही हूँ या मॉडल टाउन के थ्रू जा रही हूँ, तो फिर मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि रास्ते में जाते जाते जो मैं अपने काम मुकम्मल कर सकती हूँ कर लूँ। थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ता है, स्केड्यूल के हिसाब से लेके चलना पड़ता है। अब मुझे पता है कि आज यहाँ से फ्री होके मैंने बच्चों की कुछ चीज़ें जाके लेनी है। आज जुम्मे की ब्रेक भी है, 1 से 2-3 बजे हो जानी है, दुकानें बंद हो जानी है। बहुत से दुकानें 1 से 2:30 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो मैंने टाइम से PTV से निकलना है ताकि मैं पहुँच के जो मैंने बच्चों की चीज़ें लेनी है ले के फिर घर रवाना हूँ। घर भी टाइम से पहुँचना है ताकि हमारे जो मतलब ड्राइवर हैं, बाकी लोग हैं, वो जाके जुम्मा पढ़ सकें आराम से। अच्छा, उसके बाद घर में बच्चों ने स्कूल से वापस आना है, उनका खाना पीना, जुम्मे के दिन वैसे ही बच्चे जल्दी फ्री हो जाते हैं स्कूल से। सो व्यूअर्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। उसके बाद आज फॉर एग्जांपल मैंने अपनी खाला को कहीं लेके जाना है, उसके बाद फिर रात को एक डिनर है जहाँ पे सब बच्चों को लेके जाना है, उनकी भी तैयारी करनी है। व्यूअर्स, जब तक आप स्केड्यूलिंग नहीं करेंगे और डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को नहीं लेके चलेंगे, बहुत इशू बनता है। सो वक्त की वैल्यू करें, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच भी जाता है अपनी चीज़ें करने के बाद, तो वो फिर आप मी टाइम बना सकते हैं अपनी ज़ात को वक्त देने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। ख़वातीन हैं, सैलून जा सकती है, मर्द रात भी खैर सैलून जाते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करा लिया, कुछ बालों की ट्रीटमेंट करा ली, या घर पे ही
कोई घरेलू टोटका जो है वो यूज़ कर लिया। अब जैसे कि मैंने ये प्लान किया हुआ है कि कल मेरा काम का स्केड्यूल ऐसा है कि कल मैंने 11 बजे कहीं जाना है, तो मैंने डिसाइड किया हुआ है मैंने कि अपनी एक्सरसाइज के बाद बाल वॉश करके मैंने अपनी बालों की एक ट्रीटमेंट, वो हेयर मास्क वगैरह आपको इतने हम ऑन एयर बनाने सिखाते हैं, हेयर मास्क लगाऊंगी, थोड़ी सी फेस पे मास्क शास्क लगा के थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश करूँगी। व्यूअर्स, टाइम बनाना पड़ता है, टाइम मतलब कि अपने दिन के अंदर आपको चीज़ों को स्लॉट इन करना पड़ता है। अब बहुत से लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी इतनी बेतरतीबी से गुजारते हैं कि इट बिकम्स वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब हम किचन की तरफ बढ़ेंगे व्यूअर्स, तो आप देखेंगे कि किचन में भी अगर आप स्केड्यूल और टाइम से नहीं चलेंगे, हमने अभी इस टाइम जैसे कि अब 10:10 बज रहे हैं, हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, हम अपना मेन्यू आपके साथ शेयर करेंगे, डिशेस तैयार करना शुरू करेंगे। अब वो डिश 12 बजने में 15 मिनट पे यानी कि 11:45 पे रेडी होनी चाहिए, क्योंकि वो हमने ऑन एयर आप लोगों को फिर दिखानी भी है कि वो प्रिपेयर हो गई। तो हमारी शेफ़ को भी प्रॉपर टाइम और स्केड्यूल को आगे लेके चलना पड़ता है। हमारे साथ शेफ़ आमना इलियास हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी आप, आज हम ये जो बात कर रहे हैं कि टाइम की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना और प्रॉपर तरीके से चलना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट अगर हमें नहीं आती तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में इंसान किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। और जहाँ तक है कि मैं इस चीज़ को इस तरह से लेके चलती हूँ कि प्रॉपर प्लान करें हम, जो भी स्केड्यूल है, जैसे अब पता है कि कल का ये जो भी कहीं जाना है, कुछ काम करना है, तो प्रॉपर वही जैसे आपने बताया कि आप हर चीज़ को स्लॉट इन करें, प्लान करें कि इतने बजे उठना है, इतने बजे ब्रेकफास्ट है, एक्सरसाइज की है, कितने बजे निकलना है। ऑब्वियसली आपको पता है जो ट्रैफिक का हमारे यहाँ पे मामला है, वो भी मार्जिन आप बीच में रखें। फिर मैं नहीं समझती कि हम कहीं से लेट हो गए, वरना क्या होता है कि लेट हो गए, टाइम नहीं था। ये सारी चीज़ें इसी वजह से आती हैं क्योंकि हम प्लान नहीं करके चलते। अपना जो भी स्केड्यूल है, रूटीन है, उसको हम लोग जब प्लानिंग करेंगे प्रॉपर, तो टाइम को जो है हम अच्छे से यूटिलाइज टाइम मैनेजमेंट अगर छोटी एज पे बच्चों को सिखाई जाए ना, थोड़ा सा उनको वक्त देखना और ये वाली चीज़ें करना सिखाएं, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब मेरे कज़न है, उनकी हर कोई 1.5-2 साल के बाद जॉब चेंज होती थी। अब जाके कुछ सेटल्ड हैं एक ही जगह पे पिछले 5 साल से। इशू क्या आता था लोगों को, हम अक्सर जब पूछते थे उनकी वाइफ से कि भाभी प्रॉब्लम क्या है, तो कहती थी प्रॉब्लम ये है कि सुबह टाइम से नहीं उठते, लेट हो जाते हैं, सारी रात जो है वो गेम मतलब वो जो गेम कंसोल पे लगे रहते हैं। और क्योंकि बहुत से उनके दोस्त जो हैं वो बाहर के मुल्क में रहते हैं, तो उनके साथ मतलब गेमिंग कंसोल पे वो जो कर रहे होते हैं वो दूसरे अच्छा वो ओला हो रहा होता है, तो वो फिर सुबह जो है उनसे उठा नहीं जाता। दफ्तर का टाइम आपको पता है 9 से 5 बजे का होता है। अब अगर आप दफ्तर 11 बजे पहुंचेंगे, 11:30 पहुंचेंगे, अब चाहे आप बाकी का टाइम आप 7-8 बजे तक भी रुक जाएं, देखिए दफ्तर का एक डेकोरम होता है। हम पीटीवी आते हैं, हर रोज जो है आपने मतलब वो थंब प्रिंट करना है, अपनी फेस रिकग्निशन करानी है, आपका एक लॉग इन होता है। बाय द वे ये एक पीटीवी पे मतलब ये नहीं है कि बस एक जो मर्जी बंदा आए जब मर्जी जाए, मतलब यहाँ पे प्रॉपर स्केड्यूलिंग की जाती है और लोग अपने अपने टाइम से आते हैं और अपना पूरा उन्होंने शिफ्ट्स पूरी करनी होती हैं, डिफरेंट शिफ्ट्स डिफरेंट लोगों की होती हैं। सो द पॉइंट इज बार ही केप्ट लूजिंग हिज जॉब बिकॉज इवेंचुअली लोग तंग आ जाते थे कि काम तो अच्छा कर रहे हैं बट आपकी वजह से हमारा डिसिप्लिन खराब हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। क्योंकि वही वाली बात है ना हम ना कि अगर हर बंदा अपनी मर्जी से अपने टाइम अपने स्केड्यूल से आएगा तो फिर काम कैसे होगा। ऑफिस का डेकोरम ही नहीं रहा। आप अगर 7 बजे सुबह पहुंची हुई और मैं दोपहर 12 बजे आ रही हूँ, तो हमारी मतलब आपके जाने का वक्त शुरू होने वाला है और मेरे आने का वक्त हो रहा है, तो जो एक मिल के काम करना है वो नहीं हो सकेगा, टीम वर्क ही नहीं है। और व्यूअर्स यही चीज़ है कि बच्चों को स्कूल टाइम से पहुंचाएं, टाइम से ज़रा जल्दी पहुंचाएं। अगर उनकी कोई एकेडमी है, ट्यूशन्स है, प्रॉपर टाइम और प्रॉपर स्केड्यूल के साथ लेके चलेंगे, उनके अंदर भी एक टाइम मैनेजमेंट की एक स्किल आ जाएगी, वो फिर आगे उनके लिए बड़ी यूज़फुल होगी। आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम हांडी बना रहे हैं, बट ये हुनज़ई मलाई हांडी है, थोड़ी सी डिफरेंट है, नॉर्दर्न साइड पे ज़रा बनती है। स्पेशलिटी इसकी है कि इसमें हम नट्स वगैरह ऐड करेंगे और वेजिटेबल्स और नट्स का एंड पे हम तड़का देंगे, बाकी वही ट्रेडिशनल जिस तरह से हमारा होता है उस तरह की है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं, जो है मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। टमाटर लेंगे हम 3 से 4 अदद, हरी मिर्च ले लेंगे 1 से 2 अदद, आपको जितनी भी रिक्वायर्ड हो। फ्राइड अनियन ले लेंगे हम लोग 2 to 3 टेबल स्पून, साथ में दही लेना है हमने 1/3 कप, टिक्का मसाला लेंगे 1 टेबल स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, और चिकन है मैंने 750 ग्राम्स लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ऑयल 2 to 3 टेबल स्पून है, और जो रेड चिली होती है साबित जो होती है बटन चिलीज़ वो लेंगे 5 से 6 अदद, धनिया पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर ये सब हम 1 टीस्पून लेंगे, और रेड चिली, गरम मसाला, हल्दी पाउडर 1/4 to 1 टीस्पून ले लेंगे, क्रीम लेंगे 1/2 कप, और कसूरी मेथी है जो ऊपर एंड पे हम लोग इसमें सीजनिंग करेंगे, हरा धनिया ले लेंगे, और देसी घी से हमने जो मैंने आपको बताया तड़का वो देसी घी से लगाएंगे। शिमला मिर्च और प्याज क्यूब्स में कटी हुई हम लोग इसमें डालेंगे, तो वो कलरफुल आपको पता है बहुत अच्छी सी इसकी आएगी लुक।
वंडरफुल, साउंड्स डिलिशियस। एंड बाय द वे विद द वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ आप इसको बाय इटसेल्फ भी खा सकते हैं। Exactly. रोटी चावल के साथ भी खा सकते हैं, बट बाय इटसेल्फ भी खाएं। मुझे तो लग रहा है खैर, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर इतना क्रीम और सारी चीज़ें हैं, तो एक मज़े के पतले से फुलके के साथ अगर इसको सर्व किया जाए बहुत अच्छा तो बहुत ही मज़े का लगेगा। बिकॉज एक्चुअली जो है वो तो एक सिर्फ आपको सपोर्ट कास्ट की तरह फुलका होगा, मेन फीचर तो यही डिश है। अच्छा व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अपने लेजेंड्स को हमेशा याद रखें। आज अहमद फराज की डेथ एनिवर्सरी है। जैसे कि आप जानते हैं वो बहुत ही एक फेमस पोइट हैं इसलिए क्योंकि अपने काम के थ्रू, अपने अल्फाज के थ्रू वो आज भी हमारे लिए ज़िंदा हैं। 12 जनवरी 1931 को आप कोहाट में पैदा हुए। बेशुमार आपने जो है वो नज़में लिखी, पोएम्स लिखी, और आप एक बहुत ही ब्रिलियंट और इनोवेटिव पोइट थे। आपकी गज़लों में रंजिश ही सही एक बहुत फेमस गज़ल है। उसके अलावा सिलसिले तोड़ गया, ये भी बहुत पसंद की गई और बहुत ही फेमस गज़ल है। पाकिस्तान अदाकारी, अदबियात और नेशनल बुक फाउंडेशन के चेयरमैन के तौर पे आपने खिदमत सरअंजाम दी। आपको सितारा इम्तियाज़, हिलाल पाकिस्तान और निगार अवार्ड से भी नवाजा गया। 25 अगस्त 2008 में आप इस दुनिया से रुखसत हुए। दुआ है कि अल्लाह पाक आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। छोटी सी व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जुम्मा मुबारक। व्यूअर्स कहते हैं कि अगर दिन मुस्कुराते हुए गुजरे या मुस्कुराहट के साथ शुरू हो तो दिन बहुत अच्छा गुजरता है, और ये एक फैक्ट है। और व्यूअर्स, दिन मुस्कुराते हुए तभी गुजर सकता है अगर आपके दांतों की हेल्थ ठीक है, क्योंकि अगर आपके दांतों में कैविटीज़ हैं, अगर दांत काले हो गए हैं, या जिनको हम उर्दू में कहते हैं कीड़े लग गए हैं आपके दांतों में, तो इंसान दिल में तो खुश हो जाता है लेकिन मुस्कुराता नहीं है, क्योंकि आप किसी को दांत दिखाते हुए शर्माते हैं या ऑकवर्ड फील करते हैं। एंड देन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो एज से पहले अपने सारे दांत खो देते हैं, यानी कि उनके दांत रिमूव करने पड़ते हैं या उनके दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं अक्सर अपनी डेंटल हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पॉइंट आउट करूँगी व्यूअर्स, एडल्ट लाइफ में 18-20 साल के बाद तो चले लोग दांतों का अपना ख्याल रख ही लेते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस एज से पहले 16 एंड अंडर की एज में, क्योंकि घर पे उनको प्रॉपर तरीके से गाइड नहीं किया जाता और बचपन से हैबिट नहीं बनाई जाती। अभी जो मैंने शुरू में बात की थी स्केजुलिंग की व्यूअर्स, और फिर दांतों को साफ़ करना और ये सब चीज़ों की स्केजुलिंग नहीं की जाती, तो आपके दांत छोटी उम्र पे ही ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और ख़राब ना भी हों तो आपकी ओरल हाइजीन इतनी ख़राब हो जाती है, आपकी हैबिट्स इतनी ख़राब हो जाती हैं कि आगे जाके आप इसका बहुत नुकसान उठाते हैं। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ओरल हेल्थ वीक जो है मनाने का फ़ैसला किया, शुरू करने का फ़ैसला किया कोलगेट ने, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि भाई दांतों की सफाई डॉक्टर से जानते हैं, उनसे फ्री एडवाइस लें कि भाई क्या मसला है और क्या किया जा सकता है दांतों को ऑप्टिमल हेल्थ पे रखने के लिए। तो हम अपने दांतों को कैविटी से कैसे महफूज रख सकते हैं, आज हमने एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलाइजेशन भी बहुत रेयर है पाकिस्तान के अंदर। बाहर तो फिर भी ऐसे इस स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत रेयर चीज़ है। और उनसे हम जानेंगे कि ओरल हेल्थ वीक जो कोलगेट की एक बहुत ही ब्रिलियंट काविश है, ये क्यों शुरू किया गया, इसके पीछे क्या स्टोरी है, एंड इसमें हमें किन चीज़ों के बारे में जानना है। एंड बाय द वे व्यूअर्स, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं 042992000648 पे। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अरहम नवाज़ चौहान हैं। आप प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री हैं, यानी कि आप बच्चों की डेंटिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं। वैसे तो आप ऑल राउंड एक्सपर्ट हैं डेंटिस्ट्री के, लेकिन आप स्पेशलाइज करते हैं बच्चों के दांतों पे, क्योंकि आई थिंक अब फाइनली ये एक थोड़ी सी अवेयरनेस लोगों में आना शुरू हो गई है कि बच्चों के साथ स्टार्ट करना है।
20, 25, 30 साल की उम्र पे नहीं, उस वक्त जो आपने ऑलरेडी डैमेज किया होता है वो हो जाता है। तो डॉक्टर अरहम इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं ऑफ द पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच जी। एक तो डॉक्टर साहब हम बात भी इतनी अच्छी कर रहे हैं अबाउट ओरल हेल्थ वीक, और उसके साथ साथ इतने अकम्पलिश डॉक्टर भी हमारे साथ हैं, तो हम तो आज एक्स्ट्रा लकी हो गए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताएं कि आपके ख्याल से, जंक फूड वगैरह की तरफ मैं आऊँगी, ओरल हेल्थ बच्चों की क्यों इतनी अहम है और आपने क्यों इसमें स्पेशलाइज किया? लोग तो बड़ों वाली डेंटिस्ट्री में तो पैसा ज़्यादा है, लोग तो बच्चों को लेके ही नहीं जाते डेंटिस्ट पे, अब कहीं जाके ये बात होनी शुरू हुई है, तो इसके बारे में गाइड करें। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में, और मैं इस प्रोग्राम के थ्रू लोगों तक ये मैसेज कन्वे करूँगा कि दांतों की हिफाजत करना कितनी ज़रूरी है। क्योंकि डॉक्टर साहब दांत स्ट्रॉन्ग तो हम बिल्कुल, ये जो तो आप एक- भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, और हमें ये सिखाया है ये कोलगेट तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोट है कि आपके दांत स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। थोड़ा सा, क्योंकि आपने मेरी स्पेशलिटी में बात की है, ये स्पेशलिटी बहुत रेयर थी जब मैंने इसमें मास्टर्स किया था, लेकिन अब थोड़े बहुत लोग इसमें आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो बट सर पाकिस्तान में यू आर सीनियर मोस्ट। हाँ जी, आप कह सकते हैं बिल्कुल। Pioneer। हाँ जी, क्योंकि हम अगर बच्चों को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की आबादी जो है ना वो 47% बच्चे हैं, माशाल्लाह। तो अगर हम बच्चों को फोकस नहीं करेंगे, उनकी ओरल हेल्थ पे नहीं तवज्जो देंगे, तो लाजिम बात है जब वो बड़ी उम्र में जाएंगे तो वो अपने दांतों को ख़राब कर चुके होंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब हम हमेशा बात करते हैं बच्चों की ओवरऑल हेल्थ, जब ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं यानी कि मुकम्मल बच्चों की सेहत पे तवज्जो देनी है, तो वहाँ पे हिफाजती टीके भी आ जाते हैं, आपकी ओरल हेल्थ भी आ जाती है। ओरल से मुराद आपके मुंह की जो सेहत है, बिल्कुल। दांत, मसूड़े और ज़बान, ये पूरा का पूरा मुंह का एरिया, राइट सर? जी बिल्कुल। देखिए, हम ये कहते हैं कि हमारी ओरल कैविटी हमारा गेटवे है हमारा फूड का, यहाँ से हर चीज़ हमने लेके जानी और है, खाना, यही बीमारियों का गढ़ बनता है। बिल्कुल, यही बीमारियों का गढ़ बढ़ता है। तो अगर हम इस मुंह की हिफाजत नहीं करेंगे, हम अपने दांतों को प्रॉपरली साफ़ नहीं करेंगे, हमारे मसूड़ों की हम हिफाजत नहीं करेंगे, तो लाजिम बात है कि हमारे दांतों में कीड़ा भी लग जाएगा और हमारे मसूड़े भी कमज़ोर हो जाएंगे। अब जो कीड़े लगने की वजह ये है कि हम लोग ब्रशिंग नहीं करते और प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते, हमारे खाने के ज़र्रात जो हैं वो दांतों पे जमे रहते हैं, और जो मुंह के बैक्टीरिया जब उस पर असर करते हैं तो फिर एसिड प्रोड्यूस होता है। वो एसिड जो है हमारे दांत के स्ट्रक्चर को डिज़ोल्व करता है, जो कि कैविटी बन जाती है। और एक ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी क्लियर करना है कि मेडिकेशन जो है वो दांतों का इलाज नहीं है, दवाइयाँ नहीं, दवाइयों से दांतों का इलाज नहीं होता। वो तो तब होता है अगर कोई बहुत एक्सट्रीम और कोई गम डिजीज हो गई हो जिसके लिए दवाई देनी पड़े, मगर उधर तक पहुंचे क्यों हम? बिल्कुल, उसमें हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो दांतों में कैविटी बनती है, जो हमारे जो मसूड़े ख़राब होते हैं, कीड़े, हाँ जी, कीड़े बनते हैं, हमने उसकी एटियोलॉजी को रिमूव करना है। अगर वो वहाँ एटियोलॉजी रहेगी तो दवाइयाँ भी कुछ नहीं करती हैं। और डॉक्टर साहब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दांतों को ब्रश बिल्कुल, करना, ब्रश करना, हाँ जी। माउथ वॉश का इस्तेमाल करना। देखिए वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। व्यूअर्स, दांतों को फ्लॉस करना, दांतों को ब्रश करना और दांतों को और माउथ वॉश, ये तीनों चीज़ें मैं जब ट्रैवल भी करती हूँ तो सर मेरे ट्रैवल किट में भी होती हैं, बिल्कुल। और मेरे बाथरूम के सिंक में, मेरे भी बाथरूम के सिंक पे पड़ी है, मेरे बच्चों के भी, हर मतलब हमजा के भी है, हसन एंड नूर ऑब्वियसली ज़रा बड़े होंगे तो फिर उनकी हम वो फ्लॉसिंग और परमानेंट दांतों के बाद बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है कि हम और कोलगेट की सारे प्रोडक्ट्स हमारे घर में पड़े होते हैं क्योंकि इनके ब्रशेस भी बहुत बेहतर जी हाँ, बेहतर। कोलगेट के एक एडवांटेज ये है कि इनके ब्रशेस बहुत अच्छे हैं और इनमें डिफरेंट है, सुपर सॉफ्ट है, मीडियम है, और इनकी जो पेस्ट है उसके अंदर जो कैल्शियम है और फ्लोराइड है, वो दोनों चीज़ें दांतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो कोलगेट इस्तेमाल करने से, प्रॉपर्ली ब्रश करने से आपके दांतों की हिफाजत जो है वो बेहतर तरीके से होती है। बट सर बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की, मैंने अगेन कहा एडल्ट लाइफ में तो ज़्यादातर जो लोग जिनका निकल गया होता है बचपन का पीरियड वो ठीक ही रहते हैं, मसाइल एक्चुअली ज़रा सा लेटर शुरू होते हैं। बिल्कुल। वैसे तो व्यूअर्स कैविटीज़ पीछे दांतों में बननी शुरू हो जाती हैं 20-21 साल की उम्र पे, लोग इग्नोर करते हैं, वो ज़्यादा तंग करना शुरू करती है, फिर फाइनली को 30-35 में बंदा जाके चेक कराता है, डॉक्टर अगर आप प्रॉपर डॉक्टर पे ना जाएगा तो चलिए जी निकाल देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके 45-50 साल की उम्र तक आपके दांत ही नहीं रहते। बिल्कुल सही है। तो सर इसमें जंक फूड का
चॉकलेटें खाने का, टॉफियाँ। अब देखे ना बच्चे टॉफियाँ खाते हैं जो चिप चिप वाली होती जी है। हाँ, बिल्कुल। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे जिनके काले 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 सिर्फ दांत हो जाते हैं, नहीं बिल्कुल। सर, काले काले निशान सिर्फ होते हैं गोल गोल से। बिल्कुल सही है जी। मैंने एक बच्चा देखा कुछ अरसा पहले, मुझे भूलता नहीं, माशाल्लाह इतना प्यारा, Cute इतना क्यूट, इतना फ्रेंडली बच्चा। स्माइल किया मैंने, उसके दांत देखे देखिए तो और मैं यूजुअली रिएक्ट नहीं करती क्योंकि बहुत इस शो की वजह से चीज़ें ऐसी देखी। जी हाँ। मैं एक सेकंड के लिए वो हो गई, बाद में मैं अब माँ को भी नहीं कहना चाह रही थी कि वो पता नहीं बुरा ना मनाए, पर मैंने कहा इनके दांतों का, कहती है ये इसके वो दूध के दांत है, गिर जाएंगे। जी हाँ, मैं यहाँ की बात को सेकंड करूँगा कि हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि दूध के दांतों की इम्पोर्टेंस कितनी है। मैं अक्सर अपने मरीज़ों से, ये मोती हैं, हाँ जी मोती, बिल्कुल सही है, इनको प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। मैं कहता हूँ जी कि ये दांत अल्लाह ने बनाए हैं और अल्लाह की बनाई हुई चीज़ जो वो नकारा नहीं होती, इसको रीजंस होते हैं। भाई अगर वो यूजलेस होती तो जी, फिर बिल्कुल। आपके मिल्क टीथ कभी निकलते ही ना व्यूअर्स। वो एक तैयारी है आपके परमानेंट दांतों की, आपकी फाउंडेशन है, आपने उसी का बेड़ा गर्क कर दिया तो घर क्या तामीर बिल्कुल। करेंगे देखिए ऊपर? मेरे पास बहुत सारे आते हैं वालिदैन अपने बच्चों को लेके, और जब मैं उसमें क्वेश्चन करता हूँ कि आप बच्चों के दांत साफ़ करते हैं कि और हम तो ब्रश करते नहीं उनके। मैं कहा जी आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं कि अपने बच्चों के दांतों को साफ़ नहीं कर रहे, और आपके दांत जो ये आप अब जिक्र किया आपने काले काले हो गए, ऊपर से दांत बिल्कुल खाए जाते हैं और दांतों की जड़ें बीच में रह जाती हैं जो कि सारी इन्फेक्टेड होती हैं। तो मैं हमेशा उनको स्ट्रेस करता हूँ, और ये रिकमेंडेड है कि जैसे ही पहला दांत मुंह के अंदर आए बच्चे का, आपने दांत को साफ़ करना शुरू करना है। भी डॉक्टर साहब मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, बल्कि पिछले दोनों भी किसी को दे रही थी कि दांत ऐसे हैं जैसे आप किसी भी अपने किसी भी फर्नीचर या किसी ऐसे किसी भी जगह का, जैसे ज़मीन को देख लें, इधर अगर मिट्टी पड़ती रहेगी, इस पे कई जमती जाएगी, बिल्कुल सही। तो ये ज़मीन जब आप एट सम पॉइंट साफ़ करने की कोशिश भी करेंगे ना, वो अगर साफ आप नहीं एक अरसे से डैमेज करेंगे बिल्कुल तो नहीं वो होगी। यूजलेस हो बिल्कुल जाएगी हो चीज़। उसी तरह अगर आप दांतों के अंदर चीज़ें फंसने दे रहे हैं, ब्रश नहीं कर ले, बस कभी कभार कुल्ली कर ली, दांत भी ऐਵੇਂ घुमा लिया, डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा पीछे के दांत खराब होते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि लोग ये करके निकल आते हैं, बिल्कुल सही है कि बस सामने के साफ लगे, तो जो बदबूएं मुंह से आ रही होती हैं वो। देखिए दांत साफ़ करने के तरीके हैं जी, अगर आप उस तरीके से साफ़ नहीं करेंगी तो हमने दांतों को जिस तरह हम जूते पॉलिश करते हैं वैसे नहीं करना, हमने दांतों को प्रॉपर्ली टेक्निक मोशंस हैं जिस तरह हमने उसको साफ़ करना है, तो तभी आपके दांत भी साफ़ होंगे और आपके मसूड़े भी हेल्दी होंगे। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे राइट टूथपेस्ट, बिल्कुल राइट, और इसमें मैंने पहले जैसे कहा है कि इसके अंदर कैल्शियम भी है मैक्सिमम प्रोटेक्शन के अंदर, और इसके अंदर फ्लोराइड भी है, और वो दोनों कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि जाके इनकॉर्पोरेट होते हैं दांत की स्ट्रक्चर के अंदर और आपके दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ताकि बाहर की किसी भी किस्म की कोई थ्रेट आए तो उसको वो कोप कर सकें और कैविटी फ्री आपके दांत हों। अच्छा डॉक्टर साहब मैंने बुजुर्गों की भी बात करनी है, क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी जब दांत खो देते हैं ना, तो देखिए आधा तो हमारे मुल्क में जॉय है ईटिंग, बल्कि सारी दुनिया में खाना, आपस में बैठना। अब सामने आपके रोस्ट पड़ा हुआ है लेकिन आप खा नहीं सकते क्योंकि आपके दांत ही नहीं है, तो आप खिचड़ियों पे और आपकी खुराक, आपकी न्यूट्रिशन बर्बाद हो जाती है। चबा के खाने की वैल्यू आप नहीं अंडरस्टैंड करते। हमारे साथ कॉलर है सर, आपकी इजाजत से डॉक्टर साहब, फातिमा की कॉल है। और अस्सलाम वालेकुम फातिमा। जी वालेकुम सलाम जिगन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। फातिमा आप क्या पूछना चाहेंगी? मैं एक्चुअली आपका शो देख रही थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मैं अपने वालिद साहब से रिलेटेड ना क्वेश्चन करना चाह रही थी। जी बेटे। कि उनके लास्ट के जो 2 दांत थे ना वो हिल रहे थे काफ़ी, लेकिन अब एज के साथ साथ उनके ना तमाम जो दांत है ना वो भी ना हिलना स्टार्ट हो गए। ओके। तो मैं चाहती हूँ काइंडली आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि वो ऐसा क्या यूज़ करें जिससे उनकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। भाई बेटा आपने इतना अच्छा सवाल किया है और एग्जैक्ट उस टाइम पे किया है जिस तरह मतलब जिस वक्त हमने इस डायरेक्शन में जाना था। फातिमा लाहौर से कॉल किया है उन्होंने, उनको हम ये गिफ्ट जो आप देख रहे हैं व्यूअर्स डॉक्टर साहब के सामने, कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन, बहुत ही बेहतरीन, इसके अंदर सारे के सारे आपके डेंटल हेल्थ के सारा का सारा इसके अंदर मटेरियल, मतलब नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स आप सुकून से गुजारेंगे। जी डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, जो इन्होंने सवाल पूछा बड़ा वैलिड है, देखिए एडल्ट मतलब बुजुर्गों के दांत। देखिए उसमें जो फातिमा का सवाल है मेरे ख्याल ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और दांत हिलना क्यों शुरू हो जाते हैं? दांत तब हिलना शुरू होते हैं जब हम दांतों की और मसूड़ों की हिफाजत नहीं करते। और उसमें क्या होता है कि हम एक टर्म होती है उसको हम कहते हैं कैलकुलस, जो दांत साफ़ ना करें वो पत्थर बन जाता है दांतों के और गम के दरमियान। वो पत्थर क्या करता है, आपके मसूड़े और आपकी बोन को खाना शुरू करता है और अलहदा करना उसको। तो आहिस्ता आहिस्ता दांत की सपोर्ट कम हो जाती है तो वो दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। वही वाली बात ना, फाउंडेशन खराब हो जाती है। इसलिए हम हमेशा रिकमेंड करते हैं, मैं तो अपने हमेशा कहता हूँ पेशेंट्स को
कि 6 मंथ्स चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को आइडिया होता नहीं कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर को दिखाना इसलिए भी ज़रूरत है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, वो डॉक्टर चेक करके बता देगा कि आपको ये मसला है या नहीं है। तो ये एक हिफाजत के अंदर आता है, जिसको हम कहते हैं ये प्रिवेंशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 6 मंथ्स चेकअप, चाहे आपको प्रॉब्लम है यानी कि या हर नहीं। 6 महीने के बिल्कुल, बाद। अच्छा बिल्कुल। नहीं, बट बच्चों को कब पहली दफ़ा डॉक्टर पे डेंटिस्ट पे लेके जाएं? लोग जब तक कोई बच्चे के दांत में मसला नहीं होता लेके नहीं बिल्कुल जाते। जी, उसमें यही मैंने इसमें कहा था कि वो कहते हैं यू शुड विजिट द डेंटिस्ट व्हेन द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स। जैसे यानी ही कि आपका बच्चे का पहला दांत, हाँ जी, दूध का दांत, दूध का दांत, प्लीज दूध का दांत आए। जब पहले निकले, हाँ जी। बच्चे को डॉक्टर के पास एक दफ़ा लाके डेंटिस्ट के पास चेक करा लें। जिस तरह आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाते हैं, उसी तरह एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट या रेगुलर डेंटिस्ट के पास भी ले जाएं अगर आपको नहीं मिलता। जी बिल्कुल जी। ठीक है। तो सर अब मुझे ये बताइए कि ये जो एक स्टेटमेंट है, दांत स्ट्रॉन्ग तो हम स्ट्रॉन्ग, राइट? कोलगेट ने ये ओरल हेल्थ वीक स्टार्ट किया, एक ये काविश की, इसके थ्रू आप अचीव क्या करना चाहते हैं सर? देखें जी, जो है ना कोलगेट का ये जो ओरल हेल्थ वीक का प्रोग्राम, ये हर साल करते हैं। बिल्कुल करते और हैं और हर साल हम बात भी जी करते बिल्कुल। हैं। और मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसमें बेसिकली ये डेंटिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं और वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ में जाते हैं जहाँ पे कैंप लगाते हैं, डिफरेंट स्कूल्स में जाते हैं जहाँ बच्चों को एग्जामिनेशन करते हैं और डॉक्टर्स फिर बच्चों को बताते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है और वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं ताकि आप जाके इसको डेंटिस्ट को दिखा के इसको ठीक कर लें। तो ये मेरे ख्याल एक इनका अवेयरनेस का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के बेसिकली मैसेज ये है कि जो कम्युनिटी अगर सही टाइम पे जाके अपने दांतों को चेक करेगी, चेक करवाएगी, दांतों को ब्रश करेगी, सही पेस्ट इस्तेमाल करेगी, तो उससे उनके दांत जो हैं उनकी लाइफ बढ़ेगी और वो स्ट्रॉन्ग रहेंगे और उनको उसमें खाने पीने का बड़ा मज़ा आएगा। आपने एक क्वेश्चन किया था, मैं उसको ज़रा दोबारा कर दूँ। आपने कहा था जंक फूड से दांत बच्चे चॉकलेट खाते हैं, और असल में हमारी खुराक थी पहले फाइबरस, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग जो थे ना वो गंडेरियाँ खाते थे, खीरे खाते थे, मूलियाँ, वो एक सेल्फ क्लीनिंग होती थी। अब हमारे बच्चे आ गए जंक फूड पे, और वो वाला फूड जो कि दांतों पे स्टिक करता है और रिमूव नहीं होता। बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि हम अगर ब्रश नहीं करेंगे तो वो जो वहाँ पे जमा रहेगा, और उससे क्या होता है आपकी कैविटीज़ बनना शुरू होती हैं और आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और इस चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए व्यूअर्स, आप बस कोलगेट लिखकर 0332764536 पे व्हाट्सएप करें, या फिर आप 0800-22-111 पर कॉल करें और अपने करीबी डेंटिस्ट के बारे में आप जान भी सकते हैं और फ्री डेंटल चेकअप के साथ दांतों की सेहत का मुफ्त मशवरा भी हासिल कर सकते हैं। सो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मैं फिर नंबर रिपीट करूंगी, आपने कोलगेट लिख के 0332764536 पे व्हाट्सएप करना है, या फिर आप कॉल कर सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप नहीं करना चाहते या व्हाट्सएप आपके पास अवेलेबल नहीं है। 0800-22-111 इस नंबर पे आप कॉल करें, अपने करीबी डेंटिस्ट के बारे में भी जान सकते हैं और फ्री डेंटल चेकअप के साथ दांतों की सेहत का मुफ्त मशवरा भी हासिल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब का भी यही पैगाम है, मेरा भी यही पैगाम है कि व्यूअर्स अपने दांतों का ख्याल रखें, सही चीज़ों का इस्तेमाल करें, चाहे वो टूथपेस्ट है, माउथ वॉश है, मतलब टूथब्रश है, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट व्यूअर्स, ये कोई इतनी महंगी इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और ये बड़े सस्ते में आप अपनी ओरल हेल्थ को बहुत बेहतर कर सकते हैं और अपने आप को किसी बड़ी बहुत एक्सपेंसिव इलाज वाली बीमारी से बचा सकते हैं। तो याद रखिएगा, दांत स्ट्रॉन्ग तो हम स्ट्रॉन्ग। यूज़ कीजिएगा कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन टूथपेस्ट, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड थैंक यू कोलगेट शुरू करने का ओरल हेल्थ वीक। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्लेस यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जुम्मे का बाबरकत दिन है और एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग मैन आज हमारे साथ हैं। इनको इंट्रोड्यूस कराते हुए मेरा मुस्कुराहट इसलिए नहीं रुक रही व्यूअर्स, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो एक इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। और वही वाली बात है व्यूअर्स कि जब इंसान की नीयत अच्छी हो और इंसान कोई पॉजिटिव गोल रखे, स्पेशली रब की राह में, तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी से ही नवाजते हैं।
और जो मुश्किलात भी होती हैं उस जर्नी में या जो भी आप करना चाहते हैं उनको भी, उनमें से भी अल्लाह ताला आपको बड़े अच्छे बड़े खूबसूरत अंदाज से निकाल लेते हैं। आज हम उस्मान अरशद से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने हज किया 2023 में वॉक करके। इन्होंने चल के उकाड़ा पाकिस्तान से मक्का तक का सफ़र मुकम्मल किया। आइए मुलाकात करते हैं उस्मान से। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको ज़िंदगी दे। कैसे मतलब हाउ डिड दिस होल थिंग स्टार्ट? ये शुरू कैसे हुआ सारा मामला? एक मुसलमान होने के नाते तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा एक बार लाजमी जाए। मुझे पैदल चलने का भी बड़ा शौक़ है। इससे पहले मैंने 2021 में उकाड़ा से पाकिस्तान चाइना बॉर्डर तक पुरअमन पाकिस्तान के लिए पैदल सफ़र किया था। उसके बाद फिर मैंने इरादा किया कि इंशाल्लाह अब मैं पैदल हज करने जाऊंगा, और मैंने इस पर 8-9 माह होमवर्क किया। होमवर्क में ये शामिल था कि इसमें किन किन ममालिक से मुझे गुजर कर जाना है, किन किन मुश्किलात का मुझे सामना होगा। नहीं समझाते अब, अच्छा ठीक है, बट जब फिर मतलब बट ये आप कैसे से प्री प्लान कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? क्योंकि देखो वॉक अक्रॉस करना बॉर्डर में और एक्चुअली जहाज़ से जाना या किसी व्हीकल पे जाना बड़ी मुख्तलिफ चीज़ होती है। तो क्या रूल्स फ़र्क होते हैं वॉकिंग अक्रॉस के? रूल्स कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अब अगर आप बाई एयर जाते हैं तो उसमें भी यानी कि आपको पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होता है। जब आप पैदल जाते हैं बहुत सारे लोग ये समझ रहे होते हैं कि शायद इसमें पासपोर्ट या वीज़ा नहीं चाहिए मैं होता। ये क्लियर करना चाहती हूँ, आई अंडरस्टैंड। हाँ जी, लेकिन इसमें भी आपको पासपोर्ट और वीज़ा चाहिए होता है। यानी कि आप किसी भी कंट्री में जाएँ, आप जिस वे से मर्ज़ी रहें, लेकिन आप पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर उसमें दाखिल नहीं हो सकते। और दूसरा, लोग ये भी समझते हैं कि शायद पैदल जाएंगे तो खर्चा कम आएगा, लेकिन आप जब पैदल जाते हैं तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, क्योंकि बाई एयर तो आप 4 घंटे में पहुंच जाते हैं सऊदी अरेबिया। ये देखिए व्यूअर्स, साथ साथ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब आप पैदल जाते हैं, जैसे मुझे 6 माह और 13 दिन लगे हैं, तो उसमें आपने खाना है, पीना है, होटल्स के अंदर स्टे करना है, आपको वीज़े चाहिए, हर चीज़ चाहिए, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। बट बेटा आपने जब इस टाइप की जर्नी करनी होती है तो मतलब 6-6.5 महीने अपनी फैमिली से दूर रहना, सारा कुछ, इसके बारे में कुछ बताओगे? फैमिली चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से बड़ी सपोर्टिव है। आपको पता ही है कि ज़िंदगी में जब इंसान ने कुछ करना होता है तो उसको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। भाई बच्चा आपकी एज का बच्चा जब कहता है मैं 2 हफ्ते के लिए कहीं जा रहा हूँ तो उस पर एक तमाशा खड़ा हो जाता है घर में। मतलब देखें, माँ बाप घर वाले तो होते हैं ना कि महफूज रहेगा, ठीक होगा, वॉक करके जा रहे हैं, हज़ार चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन कि जब हम यानी कि घर से निकलते हैं, हमने मतलब कि 2-3 घंटे बाद भी वापस आना होता है, तो देर हो जाए तो घर से फ़ोन तो आने लग जाते हैं। लेकिन इस सफ़र के दौरान मेरी रोज़ाना माँ जी से 3-4 मरतबा दिन में बात होती थी। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन मैं बात नहीं करता था। और डिफरेंट ममालिक में तो मोबाइल्स का भी मसला हो जाता है। मोबाइल्स का मसला होता है, लेकिन ये है कि जैसे आप दूसरे कंट्री में इंटर होते हैं तो उसमें फिर वहाँ की सिम लेकर और वहाँ का यानी कि पैकेज लगाकर तो फिर वो यानी कि पीछे कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं व्यूअर्स जिस तरह सहरा में ये चल रहे हैं। अच्छा, ये साथ आपके ट्रॉली क्या चीज़ थी? ये ट्रॉली है। एक्चुअल में यूएई के अंदर जाकर गर्मी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई थी और वहाँ पर पानी ज़्यादा चाहिए था, तो पानी ज़्यादा चाहिए था, इसलिए ट्रॉली ले ली थी ताकि सामान कैरी करने में आसानी हो। इससे पहले मैंने बैग शोल्डर्स पे कैरी किया हुआ था, उसका वेट भी तकरीबन कोई 24-25 kg था, लेकिन अब सामान इससे भी ज़्यादा बढ़ रहा था। उस वजह से फिर कैंप भी साथ था, सोने का और सारा पानी वगैरह, तो इसलिए ट्रॉली ले ली ताकि सामान ज़्यादा है, कैरी करने में आसानी रहेगी। वाओ, वेरी वेरी स्मार्ट बाय द वे। और पाकिस्तान का झंडा लहराता रहा जी ऑल थ्रू। जी ऑल थ्रू पाकिस्तान का झंडा साथ रहा। अच्छा, अब शुरू से लेके एंड तक बताओ। मैंने यानी 1 अक्टूबर 2022 को जैसे अपना सफ़र शुरू किया तो पहला दिन ही था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफ़र बड़ा लंबा था। जब आप इतने लंबे सफ़र पर निकलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में होती हैं, लेकिन ये है कि आपको मेंटली और फिज़िकली तैयार रहना पड़ता है। तो पहली मुश्किल बलूचिस्तान के अंदर ही मुझे पेश आई। मेरा बैग था छोटा सा जिसके अंदर सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि गिर गया। मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट था। उसमें मेरा पासपोर्ट, ईरान का वीज़ा, तो मैं बड़ा परेशान था। लेकिन ये है कि एक दिन मैंने सफ़र भी नहीं किया, उसके बाद अब्बू जी ने मुझे काफ़ी समझाया और मैंने भी अल्लाह पे यकीन रखते हुए अपना सफ़र आगे बढ़ा शुरू कर दिया। क्योंकि बेटा पता है, जब बुलावा आता है ना तो फिर कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। इसमें कोई शक नहीं है। फिर ये है कि मैं सफ़र आगे करता रहा। इवन के बहुत सारे लोग मुझे कहते थे कि आपके पास आपकी चीज़ें नहीं, आप आगे कैसे जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 दिन के बाद मुझे मेरी सारी चीज़ें वापस मिल गई। कैसे? मेरे लिए भी ये किसी मुआवजे से कम नहीं था। वहाँ पे मैंने पोस्ट लगा दी थी
क्योंकि मेरा सामान गिर गया था। तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास एक पेशेंट गए, उनके हाथ में मेरा पासपोर्ट और 2-4 और चीज़ें थीं। फिर वो डॉक्टर साहब ने उस बंदे को पैसे भी दिए, उन्हें कहा कि बाकी सामान भी ला कर दो और पैसे भी दूंगा। उन्होंने सारा सामान मेरा इकट्ठा किया और पीछे मैं तो आगे चला गया था, उन्होंने फिर पीछे मुझे वहाँ तक पहुँचाया सामान। तो वो मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे तो ऐसे ही था कि ये कोई मौजज़ा है, क्योंकि इतना छोटा छोटा आपके डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर CNIC है, आपके ATM कार्ड्स हैं, यानी होता है एक्चुअल में ये है कि बाज़ का किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाता है जिसको पता नहीं होता कि ये चीज़ें किस काम की हैं। वो समझता है कि ये कोई ऐसी चीज़ें अगर वो फेंक दे या कुछ भी कर दे। मेरा एक दफ़ा वॉलेट चोरी हुआ था एक सेट पे, वाहिद टाइम जब मेरे कभी कोई सेट से कोई चीज़ इस तरह से गायब हुई, और मुझे याद है कि मैं सिर्फ ये कहती रह गई, मैंने कहा पैसे वैसे जिसने जो सब रख लो, मुझे मेरी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स दे दो। तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं वापस मिला और मैंने एक एक चीज़ फिर से बनाई, एक एक चीज़। तो ये इसी तरह, लेकिन मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा था। उसके बाद ईरान दाखिल हुए। ईरान में सर्दी बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पर भी अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफ़र में जो है वो बड़ा करम रहा। ईरान के अंदर फिर एक जगह पे कैंप लगाया है और अगले दिन बारिश का भी मौसम है। तो ये है कि वहाँ फिर एक शख्स आया है और वो वहाँ से, यानी कि चारों तरफ डेजर्ट ही है इवन के। उसके बाद उस शख्स ने जब आकर कहा है कि रोड की दूसरी साइड पे मेरा कमरा है, अब वहाँ पर आकर स्टे करें। यकीन करें कैंप लगाने से पहले वो कमरा नज़र नहीं आया। बाद में करने लगा हूँ कि अल्लाह पर तवक्कल, और जब आप इस तरह के सफ़र में निकलते हैं तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ कैसे पैदा करता है। इतनी सर्दी से उठा के वो शख्स अपने कमरे में लेकर गया, वहाँ जाकर उसने आग जला कर दी, खाने का बंदोबस्त किया। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रास्ते में बड़े मुआज़े देखे हैं। मैं यही तो कहती हूँ व्यूअर्स, अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बनाते हैं, उसको रिकग्नाइज़ करना और उस वसीले की भी कदर करना, और उससे बढ़ के अल्लाह ताला का हर लम्हे शुक्र अदा करना जिस तरह उस्मान कर रहे हैं। अच्छा बेटा, उसके बाद फिर ईरान से कहाँ गए हो? ईरान से फिर मैं UAE गया और UAE से फिर गर्मी स्टार्ट होगी और UAE के बाद जो है फिर मैं सऊदी अरेबिया दाखिल हुआ। और जब मैं अबू धाबी के बाद ही चला तो मेरी फीलिंग्स तब्दील होना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब आगे सऊदी अरब का बॉर्डर आ रहा है, वो सरजमीन करीब आ रही है। जब वहाँ दाखिल हुआ तो मेरी खुशी, अब मुझे ये हो गया कि अब मैं दाखिल हो गया हूँ। अभी वहाँ से भी मक्का 1520 किलोमीटर्स रहता था। तो ये है कि आपको पता नहीं होता कि अगले लम्हे क्या होना है। तो मुझे ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं दाखिल हो गया हूँ, अब कुछ भी अगर हो जाता है तो मुझे दुख नहीं होगा। एटलीस्ट मुझे ये है कि मैं उस सरज़मीन पे दाखिल हो गया हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम रहा। रमज़ान भी आया। फिर रमज़ान में ये किया कि दिन में रोज़ा रख के डेजर्ट के अंदर ही कैंप लगा के गर्मी में स्टे किया हुआ है, क्योंकि रोज़े के साथ तो सफ़र नहीं कर सकते थे। और फिर रमज़ान में रात को सफ़र करते थे, रात को सफ़र किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के एंड में ही 13 अप्रैल 2023 को मैं मक्का मुकरमा पहुँच गया। अच्छा, जब पहला कदम रखा मक्का के अंदर, मुझे उसके बारे में बताओ। वो जो एक पहला मोमेंट जब आप देखते हो, एक तो वो होता है ना, और एक होता है जब आप कदम रखते थे और कहते हो आई एम हियर। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश था। एक्चुअल में कुछ लोग रो पड़ते हैं, लेकिन मैं खुश था क्योंकि मेरी जर्नी बहुत लंबी थी। मैं 6 माह 13 दिन के बाद पहुंचा था, तो मैं पहले दिन तो नहीं रोया। मैं बड़ा खुश था, रब का बड़ा शुक्र अदा किया। जो दुआएं मांगनी थी सारी दुआएं मांगी, घर वालों को बताया, पहुंच गया हूं। तो मुझे, यानी कि मैं खुद भी उस वक्त सोचता था तो मुझे लगता नहीं था कि मतलब कि इतना चल के मैं आ गया हूँ। ये पहुँच गए हैं और ये तवाफ़ कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब का बड़ा करम रहा। तो मैं उस वक्त बड़ा खुश था। मतलब आप रोते हैं, आप लाजमी रोते हैं, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आपने जब पहली नज़र पड़ी तब भी रोना है। मतलब आप दूसरी मरतबा गए, तीसरी मरतबा गए, आप उस वक्त में रो पड़ते हैं। क्यूमुलेशन है 6.5 महीने की एक जर्नी। 6 महीने की भाई, एक हफ्ता अगर बंदे को अपनी नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा एक्सरसाइज या एक्टिव होना पड़ जाए तो गिट्टे गोडे हिल जाते हैं, खलियाँ पड़ जाती हैं, हालत ख़राब हो जाती है। सो दिस इज़ फिनोमिनल उस्मान। शुरू में तो मेरे भी क्यों निकले? किसी को साथ नहीं सोचा कि लेके चलो? एक्चुअल में मतलब मैं ये कॉन्स्टेंटली सोच रही हूँ कि देखो ऐसी जर्नी पे बंदा सोचता है कि यार कोई साथी, कोई तो इंसान साथ हो। बिल्कुल कलम कले, अल्लाह ना करे तबीयत खराब हो जाए। 100 देखो, एक तो खाना पीना रोटी चावल होता है ना, एक होता है बीमार हो जाओ। जी बिल्कुल। अब बाहर के ममालिक में डॉक्टर को मिलने के लिए जाओ तो कितना महंगा होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। और तो कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा इशू फेस किया बेटे? मुझे पहले दिन ही सिर्फ मेरी तबीयत नासाज हुई थी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत ठीक रही। कितनी देर वॉक करते थे? मैं वॉक दिन में 11-12 घंटे, मतलब मैक्सिमम इस जर्नी के दौरान मैंने जो सबसे ज़्यादा वॉक की है वो 62 किलोमीटर्स की है एक दिन में। एक दिन में? एक दिन में मैक्सिमम 62 किलोमीटर्स की है। बाकी फिर ऑलमोस्ट 30 माइल्स। ठीक है। तो 35-40 किलोमीटर डिफरेंट, ये मतलब डिपेंड करता था आपने स्टे कहाँ पे करना है।
या कभी कभी तबीयत साथ ज़्यादा दे रही है तो सफ़र ज़्यादा कर लिया, या गर्मी ज़्यादा है तो सफ़र कम हो गया। बट बेटे खाने पीने का क्या लोग भी सब हेल्प आउट करते थे? जिस तरह एक बंदे का तो आपने बताया, जी। बट क्योंकि अब आप अगर जहाँ पे पैसे सेव हो सकता है बंदा कोशिश तो करे ना करने की। बिल्कुल, इस सफ़र के दौरान लोगों ने जितना सपोर्ट किया है उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। एक्चुअल में ये यूएई का जो डेज़र्ट है या सऊदी अरेबिया का जितना बड़ा डेज़र्ट है उसमें हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे जो ट्रक चलाने वाले हमारे पाकिस्तानी ड्राइवर्स हैं वो रुक रुक के कोई चाय बनाकर दे रहा है, कोई खाना बनाकर दे रहा है, जिसकी वजह से वो डेज़र्ट महसूस ही नहीं हुआ। वगरना अगर वो लोग शायद ना रुकते तो वो सफ़र शायद इतना लंबा करना बहुत मुश्किल हो जाता। अफोर्ड कैसे किया बेटे? अफोर्ड, देखो यू आर अ यंग पर्सन, जी जी, इतनी बड़ी लाखों मिलियंस ऑफ रुपीस का खर्चा कोई आसान काम नहीं होता। मैं स्टूडेंट भी हूँ लेकिन साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी करता हूँ। तो यानी कि पैसे भी खुद कमाए? जी जी, पैसे मैं खुद भी ये नहीं है कि अब्बू अम्मी और घर वालों ने दिए, आपने खुद किया? जी जी, मैं खुद भी करता हूँ, और कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो डेफिनेटली घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं खुद अर्न करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पैसे इकट्ठे किए हुए थे, मतलब इस पे पहले मैंने सारा होमवर्क किया, मुझे आइडिया था कि 2 मिलियन प्लस खर्चा होना है। होमवर्क के बगैर मैं नहीं निकला, लेकिन उससे ज़्यादा हुआ होगा। उससे 2 मिलियन प्लस ही खर्चा हुआ है, यानी सारी तैयारी करके मैं गया। जब आप इस तरह की तैयारी करते हैं उसमें 19-20 का फ़र्क तो आ जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी चीज़ तो आप पहले कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो 2 मिलियन प्लस ही खर्चा हुआ, मैंने पैसे इकट्ठे किए, मैं इस्लामाबाद भी गया, बिलावल साहब से मुलाकात भी की थी, बड़ा कुछ किया जितना मैं कर सकता था करके, अपना होमवर्क मुकम्मल करके उसके बाद मैंने सफ़र शुरू किया था। और इस सफ़र में जैसे आपने कहा कि किसी को साथ लेकर नहीं चले, एक्चुअल में सफ़र एक ऐसी चीज़ है कि भाई उसमें आप तो पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चल रहे थे, आप हमारा फ्लैग कैरी कर रहे थे, बट मैंने कहा एक कोई साथी, कोई फ्रेंड, कोई कंपेनियन, भाई बहन कोई होना चाहिए, लेकिन ये है कि सफ़र में जब तक आपके हममिजाज बंदा ना हो आप सफ़र नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये इस तरह का सफ़र है, इसमें लोग बहुत सारे कहते हैं कि हमने साथ जाना है, लेकिन अगर 2 दिन बाद उनका भट्टा बैठ गया तो आपकी सारी जर्नी रह जाएगी। आपने खुद जवाब दे दिया। तो मसला ये है, तो वो इसलिए किसी शख्स का पता नहीं है। अब वो कहे जी पहले दिन मैंने साइबर स्टे किया है, वो कहे जी कि मैं तो पहले दिन था नहीं, लेकिन उस्मान देखो ना, एक मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ पे इस सेगमेंट को क्लोज करते हुए, बेटे नेक्स्ट टाइम जाओ अपने साथ लोग तो लेके जाओ। देखो अब आपने कर लिया, जी मैम, आपने हज पूरा कर लिया, फर्ज तो एक हज, जी जी, उसके बाद आपने जो भी करना है, जी जी, राइट, वो आप सब आपके लिए करें। तो अब मैं ये कहूंगी कि लोगों को ट्रेन करके साथ लेके जाओ इंशाल्लाह। और क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अरबईन वगैरह पैदल जाते हैं, बिल्कुल सो द पॉइंट इज इतना खूबसूरत और इतना ब्रिलियंट काम आपने किया है, व्हाई नॉट कंटिन्यू दिस, इंशाल्लाह लोगों के ज़्यादा लोगों को ले जा। इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में तो वैसे भी लोग, मतलब सारे लोग अकीदत रखते हैं, लेकिन हम पाकिस्तानियों की अकीदत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो अगर किसी ने जाना होगा तो इंशाल्लाह ग्रुप की शक्ल में ज़रूर जाएंगे। बेटे आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक है। हज की तो मुबारक अपनी जगह, मतलब अब तो बेसिकली आप अलहाज उस्मान माशाल्लाह। और देखिए व्यूअर्स, राइट एज पे देखिए, हज की तो कोई राइट एज नहीं होती, आप कभी भी जा सकते हैं, लेकिन बात यह है कि जब इस एज पे, जब आप यंग एज पे जाते हैं तो आप जा भी सकते हैं, आप उस एक्सपीरियंस को मज़ीद और इन्जॉय करते हैं क्योंकि आप में एनर्जी होती है। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ एक सर्टन एज पे पहुंच के हज पे जाना चाहिए, ये बात प्रूव की है उस्मान ने कि यंगर ईयर्स में आप जाएं और उसके बाद फिर आप और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। सो ब्लेस यू बेटा, खुश रहो, आबाद रहो, यू मेक अस वेरी वेरी प्राउड। पूरे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से, स्टेट की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, यहाँ पे हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान की ओडीआई चल रही हो, वनडे इंटरनेशनल चल रहे हैं और हम उनको इग्नोर करें, पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि 2 मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। कल वाला मैच बहुत ही मज़े का था और बहुत सी मीम्स भी देख रहे हैं और बहुत सी हम सोशल मीडिया पे हलचल भी देख रहे हैं। सच्ची बात है, मेरे से दोनों मैच मिस हो गए, तो मैंने कहा सारी अपडेट्स ले लूँ क्योंकि कल अगला मैच है, फाइनल 3rd, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो पाकिस्तान दोनों मैचेस जीता है। मैंने अभी बहुत बचकाना सवाल किया, मैंने कहा जब 2 जीत गए तो तीसरा वाला खेलने का क्या तुक है? तो इसका जवाब हम लेंगे अपने एक्सपर्ट से। वो ऑलरेडी हंस गए हैं इस बात के ऊपर। चौधरी इरफान ज़हीर, हमारी
मॉर्निंग एट होम की फैमिली का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने जब भी कहीं मॉर्निंग शो किया है तो उस फैमिली का ये भी हिस्सा रहे हैं और दूसरे जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी, और फिर हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी, तो ये बात गलत नहीं होगी। सो चौधरी इरफान ज़हीर, आप इनको वेरियस चैनल्स पे स्पोर्ट्स एनालिस्ट देख चुके हैं, एज एंकर पर्सन देख चुके हैं, अब माशाल्लाह ही इज़ द हेड ऑफ स्पोर्ट्स एट सर्टन प्राइवेट चैनल। सो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम बैक। जी वेलकम। एंड देन ऑफ कोर्स योर फेवरेट सिंगर, इवन दो ही लाइक्स टू डिनाई कि मैं सिंगर हूँ, लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ कि मैंने, क्योंकि पहले इनके साथ होस्टिंग की हुई है एंड देन उसके साथ मैंने इनको गाते हुए भी सुना है, तो मैं तो सिंगर एंड स्पोर्ट्स होस्ट कहूँगी, वो कहलवाना चाहे या ना कहलवाना चाहे, मेरे लिए तो दोनों चीज़ें ही हैं। राना बॉबी हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेक्निकली तो एक्टर भी हैं, लेकिन आजकल इनको बहुत जोर से स्पोर्ट्स आई हुई है, तो स्पोर्ट्स होस्ट है हमारे साथ आजकल। क्या ये कहना गलत ना उफ, होगा। मैं आपको बता नहीं सकती व्यूअर्स, हम लोग एक लाइव शो किया करते थे दोनों साथ एक ऐप के ऊपर। उफ, अगर मैचेस चल रहे होते थे उस बंदे की बातें ही नहीं खत्म होती थी मैचेस के बारे में। मैं कहती थी मुझे नहीं पता बॉबी, अच्छा पर तुम चुप रहना, मुझे बोलने देना। अच्छा, उस उसमें पूरे सवाल भी शो होता में है। सिर्फ बॉबी ने ही बात करनी होती थी, मुझे अभी एक डेकोरेशन पीस की तरह वो होते नहीं है कोई तोहफा पकड़, वो जो होते हैं अवार्ड कोई पकड़ के खड़ा हुआ है या कोई मतलब गिफ्ट पकड़ के खड़ा, मैं उस तरह करके ना बस खड़ी रहती थी। नहीं, कि चले उसमें सवालात आप पूछती थी मोस्ट ऑफ द टाइम जब स्पोर्ट्स रिलेटेड या क्रिकेट रिलेटेड होते थे, और आंसर्स में तो और बॉबी उसकी आपसे ब्रीफ एक में सवाल करता पूछा था। जाता था तो शो खत्म हो जाता था, बात तो ये है ना। तो ये बड़ा मुझे उनसे हमेशा गिला रहेगा। बट एनीवे, देखिए जिनकी नॉलेज है उनसे ही इन्फॉर्मेशन लेना बेहतर होता है। मैं जो भी आपके साथ जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए वो इन्हीं से पूछ के किए। देन ऑफ कोर्स वी हैव अजीम शेख विद अस। शेख साहब राइटर भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। हमने सोचा कि आज कुछ स्पोर्ट्स की प्रेडिक्शंस इनसे भी लेंगे और कुछ ये भी पूछ लेंगे कि भाई 2023 बहुत से लोगों को बड़ा भारी गुजरा, तो एंड में हम आपसे ज़रूर पूछेंगे कि 2024 में क्या एक्सपेक्टेड है। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, तीनों मेरे फैमिली मेम्बर्स साथ बैठे हुए हैं, कॉलीग्स, ये नहीं कि खानदान के एक्चुअली लोग बिठा लिए, लोग कहेंगे ये अच्छा अपने सारे शौक पूरे कर रही है। रिश्तेदार इकट्ठे किए हैं। मतलब देखें, हमारे काम के जो फ्रेंड्स होते हैं वो फैमिली होते हैं, वो फैमिली होते हैं जिनको हम चूज़ करते हैं। ओके फैमिली, ये बताइए खान साहब, जो मैंने ये बात की कि भाई अगर 2 मैच हो गए तो तीसरे का क्या तुक है? देखिए बेस्ट ऑफ 3 नहीं होता, थोड़ा सा समझाएं। नहीं, वो शुरू में बचपन में तो ऐसे ही होता था। नहीं, मैं अभी भी उसी स्टेज पे हूँ। स्टेज पे। हाँ नहीं, ऑफिशियली तो ऑब्वियसली जो आपका कैलेंडर है, आपका जो स्केड्यूल है, उसी के मुताबिक आपने खेलना है। 2 मैचेस हम जीत चुके हैं, तीसरे की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से बहुत ज़्यादा है कि अगर हम जीत जाते हैं तो अभी हमारे और ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स बराबर आ चुके हैं। जो रन रेट पॉइंट के साथ होता है उसमें थोड़े से वो हमसे आगे हैं, बट अगर हम जीत जाते हैं तो मोस्ट लाइकली हम ओडीआई रैंकिंग में दोबारा से नंबर 1 आ जाएंगे। तो ये एक वर्ल्ड कप से पहले, नहीं, बट अब एशिया कप से पहले बड़ी नहीं, बट देखें अगर 2 मैचेस आप हार जाएं तो दूसरी टीम वैसे ही डिसहार्ट नहीं हो जाती। हाँ, लेकिन अब आप ये देखें, उसमें अगर सीरीज है 3 ओडीआईज की फॉर एग्जांपल, तो कंप्लीट तो करनी है, ठीक है, उसमें 2-0 तो हो गया है जो और बात ये पाकिस्तान कि ने जीती रैंकिंग जो है हाँ। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको खेलना है, और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो क्या होता है, पाकिस्तान जीतता है नहीं, तो क्या? पाकिस्तान तो हमारे और उनके पॉइंट्स सब बराबर आ चुके हैं, ठीक है, बट उनके ODI रन रेट थोड़े ओडीआई के अंदर। अगर हम तीसरा मैच जीते हैं तो हम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 आ जाएंगे। तो एक जो आपका साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट आएगा तमाम टीम्स के ऊपर कि पाकिस्तान रैंकिंग में नंबर 1 है, इसी इम्पैक्ट के साथ जब आप एशिया कप में जाओगे और वर्ल्ड कप में जाओगे तो ये मेरा ख्याल है आपके लिए बड़ा एक मोराल बूस्टिंग चीज़ होगी। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान इस चीज़ को कंसिडरेशन में ज़रूर रख रहा होगा। हम पहले भी नंबर 1 रैंकिंग पे रहे, बट एक दिन के लिए रहे। हम लास्ट मैच हमें याद है कि हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गए थे, पहले 4 मैचेस जीते, हम नंबर 1 पे आए। तो ये और पाकिस्तान हिस्ट्री में अपनी 70 ईयर्स की क्रिकेट हिस्ट्री में पहली दफ़ा ओडीआई में नंबर 1 रैंकिंग पे आया था। अब दोबारा आना हमारे पास एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये जिस तरह आपने बात की, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अफगानिस्तान ग्रेजुअली हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रही है, और माशाल्लाह, हमने देखा देखिए। कि T20 के अंदर तो वो करते ही थे, अब ओडीआई के अंदर भी बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली उन्होंने क्योंकि आपको बांग्लादेश याद है को कि भी जब हराया। हम लोग देखा करते थे जब कोई इस तरह की मेजर कोई चीज़ चल रही होती थी, वर्ल्ड कप वगैरह ये वो, तो हम हमेशा पाकिस्तान की सपोर्ट करते थे, और अगर पाकिस्तान नहीं खेल रहा होता तो हम अफगानिस्तान की सपोर्ट करते थे। ऐसे तो ही। जब दोनों ही ऑपोजिट एक दूसरे के खेल रहे होते हैं तो आपको पता है कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने रिसेंट पास में 3-4 साल से अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की टीम का और उनके लोगों का एटीट्यूड हमारे अगेंस्ट बड़ा वियर्ड हो चुका है। वो एक इंडिया से भी ज़्यादा अगर आप देखें तो हेटर्ड पाया जाता है। वो ऑन द ग्राउंड भी आपको नज़र आएगा, ऑन द आउट ऑफ द ग्राउंड भी नज़र आएगा। उनके क्राउड की बात करें, बट हमें देखिए मैं last year इतना की याद ज़रूर है। कहूँगी कि एज पाकिस्तानीज हम अपने अफगानी भाई बहनों के साथ खड़े हैं, और
वो हमारे साथ अगर इस देखिए तरह का हमने उनकी 3 जनरेशन को पाला पाकिस्तान ने, तो उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए भाई कि देखिए मैं हमारे एक बात साथ बताऊं, चलें। देखिए जो एहसान या जो फेवर्स किए ना, वो देखिए मैं एक सच्ची बात बताऊं, मेरा एटीट्यूड नहीं, बड़ा भाई का रोल अदा किया हमने ना अपने हमने। भाई का रोल अदा हाँ, किया। अब वो किया। वो अगर नहीं ठीक चलते तो चले, वो उनका ज़र्फ है। हम तो एटलीस्ट अच्छे और पॉजिटिव अंदाज जी। में चल रहे हैं और अभी भी हम अपने अफगानी भाई बहनों की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा ग्राउंड के अंदर भी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया अब तक और करते भी हैं, लेकिन इन ग्राउंड जो रिएक्शन आता है फ्रॉम अफगानिस्तान वो थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्बिंग रहा कल के मैच में भी। बट नसीम शाह इज द हीरो। नसीम शाह रेडी अच्छा आगे बढ़ो पहले स्क्वाड की बात करो। हम इधर ही रहे अभी। हाँ, पहले जरा पाकिस्तान के स्क्वाड की बात करो। पाकिस्तान का स्क्वाड बहुत ही ज़बरदस्त है और ओवरऑल जो ये 18 स्क्वाड की जो अनाउंसमेंट है उसमें एक नाम जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ के लिए नॉमिनेट हुआ, दैट वाज साउथ शकील, जिसको सिर्फ इस स्क्वाड के लिए रखा गया था जो पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ है। मेरा थोड़ा सा कंसर्न इसमें ज़रूर रहा है कि साउथ शकील को उस तरह से अभी चांस नहीं मिला दोनों मैचेस में जिस तरह से उनको मिलना चाहिए था। उन्होंने पिछले एक साल में रन्स के अंबार लगा दिए हैं, उन्होंने जितनी सीरीज़ खेली हैं, टेस्ट मैच में उन्होंने डबल सेंचुरी की, ठीक है, तो वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है उनके लिए भी और टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में भी, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। बाकी जो स्क्वाड अगर हम फ्रॉम स्टार्ट टू एंड अगर बात करें तो जितने टॉप ऑर्डर्स हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं। फ़खर ज़मान और इमाम की जो जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त रही। इमाम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, पहले मैच में भी 61 किया, पाकिस्तान जीता, दूसरे मैच में भी 91 किया, पाकिस्तान जीता। अच्छा, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया है उनको कि वो मैच फिनिशर नहीं बन सके, लेकिन मेरे नज़दीक तो बल्कि क्या कहते हैं, इरफान भी इस बात को सेकंड करेंगे कि वो अगर इनिंग बिल्ड ना करते तो पाकिस्तान कभी भी कल का मैच भी ना जीतता। पाकिस्तान कल का मैच हार चुका इसमें मैं अगर एक चीज़ ऐड करूँ तो फ़खर उसकी बात करते हैं, इमाम की बात करते हैं, मैं सबसे ज़्यादा ऑनर्स डालता हूँ कैप्टन के ऊपर, बाबर के ऊपर। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, आप दोनों को बिठाने का एक रीज़न है, मैं चाहती थी कि दोनों के व्यू पॉइंट्स आएँ। सो अगर आप एक दूसरे के साथ डिसएग्री भी करते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। आपको पता है हम इस प्लेटफॉर्म पे ओपन, सो प्लीज़ आई वांट अ हेल्दी डिबेट। मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें अगर हम देखें तो बाबर के ऊपर जो क्रिटिसिज्म हो रहा है, बाबर रैंकिंग में नंबर 1 है, लेजेंड माना जाता है, तो ऑल फॉर्मेट्स में नंबर 1 है, नो डाउट। लेकिन उसमें एक चीज़ बाबर मिसिंग है जो विराट कोहली कर चुका है, बाबर नहीं कर पा रहा। विराट कोहली मैच विनिंग इनिंग खेलता है और अपनी टीम को जिताता है, बाबर पहले खेलते हुए रन्स करते हैं या सेकंड खेलते हुए खेलते हैं, मैच फिनिश नहीं कर पाते। तो बाबर को अपने अंदर अगर ये लेजेंड बनना है, एक लार्जर देन लाइफ वाला प्लेयर बनना है, तो उनको मैच फिनिश करना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ऑनर्स लेना पड़ेगा एज ए कैप्टन। 50 करके मैच जिताना। देखें ना आप किस पोजीशन पे आ गए, अगर नसीम शाह वो ना करता, बड़े प्लेयर अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, ब्रायन लारा की बात करेंगे, आप इंतजाम की बात करेंगे, जैक कैलिस की बात करेंगे, मौका भी मैच तो खत्म करके आ जाए। नहीं, पर बॉस देखिए मौका सबको नहीं मिलना चाहिए। मौका तो मिल रहा है सबको। देखें बड़ा प्लेयर आपको मैच फिनिश करके आता है, वो खत्म नहीं कर, वो इस तरह नहीं होता कि अपनी 40-50 करके आउट होकर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कथा कलामी भी इसमें जरूर करूंगा, वो ये कि देखिए एवरी डे इज नॉट अ संडे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो बट इट वुड बी नाइस इफ एवरी डे वाज अ संडे कि जो कैप्टन है वो मैच विनिंग सीरीज खेले। उसके अंदर रीज़न ये है कि देखिए डिपेंड करता है कंडीशंस कैसी हैं, डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बाबर का ये है, वो कहीं ना कहीं इस डिबेट का शिकार ज़रूर होते हैं और क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं कि वो ही इज़ नॉट अ गुड मैच फिनिशर, वो कहीं ना कहीं टीम को दरमियान में छोड़ जाते हैं। लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने अपनी बाकी स्क्वाड को इतना कॉन्फिडेंस दिया होता है कि अगर वो खुद नहीं खेल पाते तो उनके बाद आने वाले प्लेयर्स कोई ना कोई आपका टेल एंडर तक मैच विनर है। ही इज अ गुड लीडर, ही इज अ गुड लीडर, देयर इज नो डाउट, ही इज अ गुड लीडर। देखिए जरूरी नहीं है कि लीडर जो है वो सबसे बेहतर परफॉर्मर हो। देख एक बात, जानशीन भी होते हैं। देखिए जाने नहीं, मैं एक ऑनेस्ट बात कर रही हूँ। देखिए इरफान, यू आर अ वेरी गुड एनालिस्ट एंड अ वेरी गुड स्पोर्ट्स होस्ट, बट यू आर आल्सो अ वेरी गुड लीडर। अब आप अगर चैनल के स्पोर्ट्स के हेड बने हैं तो आपको पता है कि आपका फोकस फिर सब आपके एंकर्स बन जाता है, सिर्फ अपनी जात नहीं रहती। लेकिन देखिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाएगी जब मैं हेड हूँ, तो मेरी ये नहीं होगा मैं किसी पे छोड़ के जाऊँ। क्रिकेट के अंदर ऐसा होता है कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है वो ज़्यादा ऑनर्स लेता है और उसको फिनिश करके आता है। मैंने 3-4 लेजेंड्स के जैसे नाम लिए ना, इनको आप कभी भी हिस्ट्री के अंदर रिकॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले पाकिस्तान में जवेद मियां इंतजाम का नाम याद आएगा, ब्रायन लारा का याद आएगा। विराट कोहली और तेंदुलकर को जब भी डिस्कस किया जाता है तो इंडिया हमेशा विराट कोहली को ऊपर रेट करता है। हालांकि स्टैट्स आपको बताते हैं कि तेंदुलकर ने सब कुछ कर दिया, सारा कुछ अचीव कर लिया, बट उसने कभी मैच फिनिश बहुत ही कम आपको रेयर मिलेंगे कि मैच जिताए हों। पहले खेलते हुए सेंचुरी करते थे, सेकंड खेलते हुए वो कभी मैच नहीं जिताते थे। हम बाबर की ये बात कर रहे हैं, ही इज़ ब्लेस्ड विद एवरीथिंग, उनके पास सब कुछ अल्लाह ने दिया है, बट एक चीज़ मिसिंग है
कि मैच को फिनिश करना, या ये कर देंगे तो वो बहुत बड़ा एक प्लेयर बन जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये बताइए कि ये जो बाबर, ये जो तेरी डिबेट चल रही है, इज ही द राइट चॉइस एज कैप्टन? अच्छा, सबसे पहले बात मैं ये बता देता हूँ कि पहले 2 मैचेस की प्रेडिक्शंस भी पूरी हुई, सेकंड मैच की भी प्रेडिक्शन लास्ट टाइम तक लोग कहते रहे कि आपकी गलत हो जाएगी, मैंने कहा पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। थर्ड मैच पाकिस्तान का बैटिंग आई एम सॉरी फ्लॉप होगी, लेकिन पाकिस्तान कट टू कट मैच जीतने की पोजीशन में आ जाएगा। सेकंड बात, बाबर अच्छा, आप आजम, कह रहे हैं कि कल वाले मैच में आपकी प्रेडिक्शन है कि हम शायद नहीं जीत पाएंगे? उम्मीद है कि हम मैच हार सकते हैं, क्योंकि कल मून की पोजीशन बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, पाकिस्तान की बैटिंग फ्लॉप हो सकती है, ये सारी चीज़ें हो क्योंकि सकती कल है। बॉलिंग बहुत वीक थी हमारी, सॉरी। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी देखिए, कल just because we बैटिंग। won, Batting and just bowling, because हम दोनों। जीत गए, इसका ये मतलब नहीं। और देखिए अक्सर ऐसा भी होता है व्यूअर्स कि 2 मैचेस आपने जीत लिए तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और दूसरी टीम क्योंकि अंडर कॉन्फिडेंट है तो उन्होंने और ज्यादा जोर लगाया। सो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, जो हमारे अंदर एज अ टीम प्रॉब्लम हो जाती है कभी। अच्छा, इसमें पता है क्या है, देखें जो इसीलिए तो एक्चुअली अभी भी अनप्रेडिक्टेबल हमारी टीम कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना, हमेशा जब विक्ट्री हासिल करते हैं साथ ही कंप्लेसेंट हो जाते हैं। अच्छा, आप उनको बात खत्म करने देते, फिर मैं आपके पास आती हूँ। बाबर आजम का जहाँ तक ताल्लुक है, बाबर आजम का 2.5 साल से एक सिनेरियो स्टार्ट हुआ है जो पॉजिटिव फेज उनका स्टार्ट हुआ है, वहाँ से उनको ग्रूम होने शुरू हुए हैं और वहाँ से उनको फेम, पॉपुलैरिटी, इज्जत, शोहरत सारा कुछ मिलना शुरू हुआ। उनकी बैटिंग स्किल बेहतर हुई है, उनको फेवर्स मिल रही हैं, उनके प्लैनेट्स उनको फेवर दे रहे हैं। एक महीना जो पिछला गुजरा है जुलाई का और अगस्त का, ये महीने उनके लिए टफ है। जैसे ही आपका सितंबर का फर्स्ट वीक स्टार्ट होगा, बाबर आजम क्योंकि जैसे आपने कहा कि एज ए लीडर उनको पूरी टीम लीड करनी है और वो उनको परफॉर्म भी करना है साथ, अगर उनकी परफॉर्मेंस कम होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एशिया कप में उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी और काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के जो एशिया कप में मैचेस हैं, मुझे सारे मैचेस कट टू कट नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके पाकिस्तान जीतेगा, ऐसी चीज़ें चलेंगी। सही। अच्छा बॉबी, आपने कोई बात ऐड करनी है तो करें, वरना मैं जाना चाहती हूँ फर्स्ट मैच पे, फिर सेकंड मैच पे, दोनों को एनालाइज करते हैं और फिर थर्ड की बात करें। अच्छा, मैं ऑफ कोर्स जो बात अभी हम कंटिन्यू कर रहे थे वो यही है कि उसके अंदर जो पाकिस्तान की जो जीत है, जो अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, तो दोनों में ही पाकिस्तान ने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है कि जो मैननटोटा जो बेसिकली ग्राउंड नेम है, जो स्टेडियम नेम है, उसका एक्सपीरियंस पाकिस्तान की टीम को, ना ही अफगानिस्तान की टीम को इतना ज़्यादा रहा है। तो जो पिच कंडीशंस थी वो दोनों के लिए ही पहले मैच में तो बिल्कुल नहीं थी। आप देखें, अफगानिस्तान को 59 पे आउट कर दिया, खुद 201 पे आउट हुए, तो वो बड़ा एक वर्स्ट कंडीशन था। ये भी जो है वो प्रेडिक्शन की जा रही थी कि 201 चेज हो जाएगा। मुझे अपने बच्चों की उम्रें नहीं याद रहती, आप लोगों को एक एक नंबर याद होता है। ठीक वैसे है, तुम्हें भी अपने बच्चों की उम्र नहीं याद होगी, लेकिन ये जरूर याद है। ठीक है, तो वो पहला मैच तो शायद कंडीशंस को समझने में ही गुजर गया। कल का जो मैच था उसके अंदर भी आप अच्छा, देखें। अब मैं फर्स्ट डे वाले मैच को अभी इरफान एनालाइज करेंगे, फिर हम सेकंड मैच पे Sure. आएंगे। जी, फर्स्ट मैच। देखिए, ओबियसली उसमें हम सब जानते हैं कि उनकी जो बॉलिंग साइड है, हाथों स्पिनर जो हैं वो दुनिया के नंबर 1 उनके पास स्पिनर हैं, बड़ी लीथल बॉलिंग लाइनअप है। उन्होंने हमें रिस्ट्रिक्ट किया 201 पे। हमारी बॉलिंग जो थी वो ओबियसली फास्ट बॉलिंग के अंदर हम नंबर 1 है, दुनिया के अंदर माने जाते हैं, और विकेट्स हमें सूट कर रही थी, बॉल सीम और स्विंग कर रहा था, तो उसका हमारे पेस बॉलर ने फ़ायदा उठाया। हारिस रऊफ ने 5 आउट किए और हमें सबसे कम लोएस्ट टोटल पे पाकिस्तान ने किसी टीम को आउट किया 59 पे। जो एक चीज़ मैं दूसरे मैच के अंदर ऐड करना चाहूँगा, जो हम इन ग्राउंड बात कर रहे थे कि उनका बिहेवियर जो अफगानिस्तान प्लेयर का ठीक नहीं था। कल उन्होंने एक अनएथिकल, जो क्रिकेटिंग लॉ के लिहाज से तो ठीक चीज़ थी, बट एथिक्स के अगेंस्ट थी वो जिस तरह हमने देखा शादाब मैच जिता रहे थे तो शादाब को उन्होंने रनअप के ऊपर रन आउट कर दिया। अब एथिकली कोई क्रिकेटर ऐसे नहीं करता। हम अगर हिस्ट्री देखें तो शायद 70-75 साल की हिस्ट्री में 1 या 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि किसी क्रिकेटर को ऐसे बल्कि आउट बॉलर्स किया तो गया। चांस दे देते हैं, वो बॉलर्स चांस दे देते हैं कि भाई क्रीज पे वापस आओ। किया जाता है कि आप अपनी क्रीज मत छोड़ें। अक्सर आप देखते हैं वो बॉल पकड़ खड़े होते हैं, कहते हैं चलो मुकाने दो इनको अपना वो, तो वो एक वो जो कहते हैं ना कि उन्होंने टेक्निकलिटी पे अपने आप को सेव करने की कोशिश की। वो ओवर चलने से पहले, लेकिन देखिए ना, बदनीयती का फिर रिजल्ट बकायदा वो इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में किनमिन की है। किनमिन की, ठीक है, किनमिन ये नई स्पोर्ट्स की टर्म है, किनमिन। ठीक है, तो वो उन्होंने आपस में डिस्कस किया कि ये लास्ट ओवर है, शादाब ऑन स्ट्राइक है और नॉन स्ट्राइकर थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि दिस इज द वे, ट्राई करो अगर ये हो सकता है, ठीक है। तो जैसे ही रनअप पर बॉलर गए, द बॉलर वाज फारूकी, फजल फारूकी, और उन्होंने शादाब ने क्रीज छोड़ी, उन्होंने बॉल स्टंप्स पे मार के उनको आउट कर दिया और अंपायर ने उनको आउट दे दिया। तो ये भी कल एक, भाई देखो, टेक्निकली तो ठीक चीज थी ना, एथिक्स और देखो एथिक्स और टेक्निकलिटी में डिफरेंस है। अब बात ये कि अगर रूल्स के अंदर एक चीज हुई है
उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन देखिए अगर रूल्स में ये है कि आप किसी को धक्का मार सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, तो एथिकली वो बात गलत हो जाती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद मजीद कल के मैच के बारे में गुफ्तगू। ये हमारी बॉलिंग को क्या हो गया था, हमें क्यों किसी एक एरिया में हम क्यों हो जाते हैं, कभी फील्डिंग खराब हो जाती है, कभी बॉलिंग खराब हो जाती है, कभी बैटिंग, ये क्या प्रॉब्लम है? और हम एक प्रिडिक्टेबल टीम कब बनेंगे, यानी कि प्रिडिक्टेबल से मुराद ये नहीं कि बट अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमारी खत्म कब होगी, ये भी हमने अजीम भाई से जानना है। एंड देन फाइनली अकॉर्डिंग टू अजीम भाई थर्ड मैच हम नहीं जीत पाएंगे, अकॉर्डिंग टू अजीम भाई क्या होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं मैचेस की। ये जो ओडीआई चल रही है, ओडीआई मैचेस चल रहे हैं बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। एंड फर्स्ट मैच में पाकिस्तान का टारगेट था 201 और ओवर्स 47.1 में अफगानिस्तान के टोटल रन्स 59 थे एंड ऑल टीम आउट। फिर सेकंड मैच में अफगानिस्तान का टारगेट 301 था, 301 था और पाकिस्तान जीत गया मैच बाय 1 विकेट, मतलब बाल बचे हम और जीत गए। लेकिन इस पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। पहले किचन में नज़र डाल देते हैं। शेफ़ आमना इलियास जी, क्या सिचुएशन है? हुंज़ई मलाई हांडी रेडी है हमारी। आप देख सकते हैं इस पे ये जस्ट ऊपर जो है गार्निशिंग कर दी है नट्स की और क्रीम ऐड इसमें भी की है और उसके ऊपर भी एक लेयर उसकी हमने ऐड कर दिया है। वंडरफुल, लुक्स ग्रेट। एंड अब बढ़ते हैं वापस towards Chaudhry Irfan Zahir, sports analyst and anchor person, and of course Rana Bobby, sports host and singer माने या ना माने, and then अजीम शेख जो एस्ट्रोलॉजर भी हैं, राइटर भी हैं और ऐसी भयानक किस्म की प्रिडिक्शंस देते हैं हमें कि हमें समझ नहीं आती कि हम आप अजीम भाई आप हर बार ना शो पे हमारे नॉन फेवरेट बन जाते हैं फेवरेट की जगह। अच्छी बातें किया करें, क्या है? अच्छी बातें भी होती हैं दरमियान में अच्छी बातें भी होती खैर आपने ये तो प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान जीतेगा दोनों मैचेस को, वो तो आपने बड़ी अच्छी प्रिडिक्शन दी। ये जो आपने कह दिया ना कि सेकंड मैच थर्ड मैच में मसला पड़ेगा, आऊंगी मैं इसकी तरफ। लेकिन सबसे पहले खान साहब सेकंड मैच की बात करते हैं। कल हमने उसको छोड़ा था, मतलब हमने अभी ब्रेक से पहले बात छोड़ दी थी, यहाँ पे आगे बात करते हैं। देखिए होता बॉलिंग क्या, व्हाट्स आवर प्रॉब्लम? होता ये है कि आप जब विक्ट्रीज मिलती है तो आप अपनी डेफिशिएंसी लूपहोल को कई दफ़ा भी भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या गलती की। आपको हमेशा डे बाय डे इम्प्रूव करना होता है, अपनी तमाम डेफिशिएंसीज को एड्रेस करना होता है। दो चीज़ें पाकिस्तान को अभी भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। नंबर वन ये है कि आप जब विक्ट्रीज़ के बाद हमेशा कंप्लेसेंट हो जाते हो, जैसे हमने पहले बात की। दूसरा ये है कि हमारा मिडल ऑर्डर का प्रॉब्लम कोई ऑलमोस्ट 3 ईयर्स से मैं देख रहा हूँ उसी तरह प्रॉब्लम आ रहा है। आल्दो के अभी सलमान अली आगा ने अच्छा परफॉर्म किया रिसेंट पास में, इफ्तिखार भी अच्छा कर रहे हैं, बट अगेन हमें नज़र आ रहा है कि ये वीक है, इसमें प्रॉब्लम है, वल्नरेबल है। इसमें दो चीज़ें हम कर सकते हैं। इन्होंने साउशकील की बात की थी, मेरा नहीं ख्याल कि ओडीआई की पाकिस्तान टीम की वो सिलेक्शन का पार्ट है। उनको इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे कि उनके पास बड़ी शॉट्स नहीं है। हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जो बड़ी शॉट्स लगा सकता है। आगे एक टाइम था हमारे पास अफरीदी थे, रज़ाक थे, उमर अकमल भी किसी टाइम में अच्छा परफॉर्म करते रहे, सोहेब भी आए। बट अभी 5-6 साल से ये प्रॉब्लम इतना बढ़ता चला जा रहा है कि हमारे पास मिडल ऑर्डर में ऐसा कोई बैट्समैन ही नहीं है जो इनिंग्स को बिल्ड करे और फिर बाद में पावर हिटिंग करे। हारिस सुहेल एक सेकंड, सवाल ये है कि है नहीं हमारे पास प्लेयर्स या प्लेयर्स हैं बट उनको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? हारिस सुहेल एक कमोडिटी ऐसी आई थी जो बन के आपको लगता था कि लंबा लेके भी जाता और फिर जब पावर हिटिंग रिक्वायर्ड होती करता है, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ उसके अपने मसाइल भी थे, कुछ बोर्ड के भी चीज़ें थी, फिटनेस के इशूज़ भी आए। पहले लास्ट सीरीज़ में भी सिलेक्शन हुई, इंजर्ड हो गए, फिर बाहर हो गए, तब फिर कंसिडर नहीं किया गया। तो ये इश्यूज़ हैं। बट सलमान अली आगा के साथ और मेरा ख्याल इफ्तिखार के साथ ही पाकिस्तान स्टिक करेगा एशिया कप वर्ल्ड कप के लिए। और क्योंकि एशिया कप में लिए तो साउशकील को वैसे भी उन्होंने कंसिडर नहीं किया, तो मेरा ख्याल मैं इसमें ये एडिशन करूंगा इसी वाली बात, क्योंकि अब वक्त कम है तो आई वांट टू मूव टू द इसमें मैं ये बात करता हूँ। देखिए, अगर साउथ शकील को आपने खिलाना नहीं था तो फिर स्क्वाड में शामिल क्यों किया? ठीक है, ऑफ कोर्स उन्होंने परफॉर्म किया था तो आपने उनको टॉप 18 में रखा ना, और फिर स्पेशली अनाउंस हुआ कि जी ये पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ में हम साउथ शकील को ऐड कर रहे हैं, एशिया कप में ये नहीं जाएंगे। तो फिर उनको इस तरह से लाकर पानी वाटर बॉय बनाना नहीं बनता था, विच इज़ रॉन्ग। आई मस्ट से कि जो वो डिज़र्व करते थे। मिडल ऑर्डर की बात जहाँ पर इरफान कर रहे हैं, तो मिडल ऑर्डर में ही वॉज द मेन प्लेयर जिसको यूटिलाइज किया जा सकता था इन द मिडल ऑर्डर। ठीक है,
जो प्रॉब्लम है अब तो प्रॉब्लम सॉल्व है। देखें टॉप पे आपके पास इमाम और फ़खर ओपन कर रहे हैं, बाबर और रिजवान आपके तीसरे चौथे नंबर पे, फिर आपके पास लंबी लाइन है मिडिल ऑर्डर की जिसमें आपके पास मोहम्मद नवाज़ हैं, आपके पास इफ्तिखार हैं, आपके पास शादाब हैं, फिर आपके पास फ़हीम अशरफ जैसे प्लेयर भी हैं, आपके पास अभी अब्दुल्ला शफीक भी है। ये 2 प्लेयर शायद हमें कल के मैच में नजर आएंगे, 2-3 प्लेयर जिन्होंने अभी 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं किया। बट मकसद ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये पूरी एक टीम एफर्ट होती है, आप वन मैन शो नहीं आप कर सकते कभी भी। इट्स नॉट पॉसिबल कि वन मैन शो हो। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टुमारोज मैच बिकॉज़ हमने बात मैं एक पॉइंट ऐड करके फिर सर थर्ड, क्योंकि अब बिल्कुल हमारे पास एक लड़का है जिसने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में पावर हिटिंग हमें नजर आई उसकी, वो बड़ी शॉट्स उसके पास है। मेरा मानना ये था कि आप इस तरह की जब अपोजिशन होती है तो आप अपने इस तरह के लड़के जिसको आपने यूटिलाइज नहीं किया तो आप प्लेटफॉर्म पे चांस देके उसको सेक सकते हैं। अच्छा इरफान, लेकिन तैयब ताहिर ने आपने देखा होगा दोनों मैचेस में नहीं परफॉर्म किया। नहीं, तैयब ताहिर तो खेला ही ठीक नहीं है, अभी, ठीक तैयब है। ताहिर तो अभी नहीं खेला, बट उसको चांस देना चाहिए था, तीसरे मैच में दें ताकि आपके पास एक ऐसी कमोडिटी आपको मालूम हो कि अगर इनमें से कोई इफ्तिखार या सलमान अली आगा में से परफॉर्म नहीं करता तो वो लड़का हाँ, सलमान ने भी परफॉर्म नहीं किया, सलमान को भी मिडिल ऑर्डर में यूज करने की मेरा कोशिश ख्याल है की एक ऐसा लड़का है but उन्होंने जिसके भी पास perform बड़ी नहीं किया। शॉट्स भी हैं, उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। सही। एंड फाइनली टुमारो, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टुमारो? ऑब्वियसली आपको अपनी बेस्ट स्ट्रेंथ को मानना चाहिए। नो, बट आई वांट योर Interesting match प्रेडिक्शंस होगा। आल्सो। पाकिस्तान will win इंशाल्लाह। यू थिंक इंशाल्लाह पाकिस्तान will इंशाल्लाह win? पाकिस्तान जीतेगा। अभी तक हम ओडीआई में ये मोमेंटम, अफगानिस्तान से बल्कि नहीं मैं हारे। तो ये कहता हूँ कि ये मैसेज देना चाहिए फुल डोमिनेंस का कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को ये इस तरह से 3 ODIs में हराया है, तो आगे भी ओडीआई में उनसे हारे नहीं है अभी तक। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी और हमारी अब आप ये achievement है। देखें कि अब आने वाले जो एशिया कप के ODIs हैं तो ये एक मैसेज टुवर्ड्स ऑल एशियन टीम्स जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान टीम और ये अनप्रिडिक्टेबली तो खैर पर कभी खत्म नहीं होगी। मैंने कमेंट भी पढ़ा था कि एन मौके पर पाकिस्तान टीम जिताने वाले किसी दिन किसी जो व्यूअर की जान ले लेंगे। बिल्कुल सही है, हम लोगों की जान निकल जाएगी। अजीम भाई, अच्छा, सबसे पहले बात ये है कि कल वाला मैच कट्टो कट मैच होगा, पाकिस्तान जीतने की पोजीशन में आ सकता है और अल्लाह करे जीत भी जाए, इंशाल्लाह जीतेगा। लेकिन Next जो दो बात आप tournaments- पक्की कह रहे थे वो उस पे कायम रहिए, ये नहीं कि बात बाद बदल में गई है। कहे नहीं, कि जीत मैंने नहीं तो दोनों बदलेगी। बातें कही अब थी। आपने मुझे मार पड़वानी है सबसे। नहीं, बात एक करे उस पे कायम रहे ताकि नहीं, हम पाकिस्तान की बैटिंग अपनी क्लैप्स prediction करेगी। दें। मैंने वही कहा था कि पाकिस्तान की बैटिंग क्लैप्स करेगी, लास्ट मोमेंट पे जाके पाकिस्तान की जीत के चांसेस बन जाएंगे और पाकिस्तान जीत सकता है। नेक्स्ट 2 टूर्नामेंट्स आ रहे हैं। एशिया कप पाकिस्तान का कट टू कट रहेगा हर मैच। वर्ल्ड कप में जाके पाकिस्तान बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करेगा, टीम कॉम्बिनेशन भी नज़र आएगा, जिन प्लेयर्स की बात हो रही है वो भी परफॉर्म करते नज़र आएंगे, टीम शफल होगी, 2-3 नाम शायद आपको नए नज़र आ जाएं या पुराने नाम कोई दोबारा ऐड हों, ऐसा कोई सीन बनेगा। लेकिन एशिया कप जो पाकिस्तान का चल रहा है आएगा, एशिया कप में हर मैच लास्ट मोमेंट में जाके डिसाइड होगा, लेकिन वो क्या वर्ल्ड कप बस बेहतर होगा। पाकिस्तान जीतेगा, बस ये भी कह रहे हैं कि लास्ट मोमेंट में पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। इंशाल्लाह जीतेगा और जीतने के काफ़ी सारे चांसेस 70 और 30 की रेशो पे पाकिस्तान रहेगा हर मैच इरफान में। भाई और राना बॉबी के सामने आप कह ही नहीं सकते ना कि पाकिस्तान नहीं जीतेगा। वो हमने बड़े अपनी एस्ट्रोलॉजी के serious लोग हैं वो मुताबिक हमारा। वो मैंने भी कभी मजाक में कहा बॉबी को, पता नहीं कोई बहुत मेजर उन दिनों में मैचेस चल रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था, T20 चल रहा था। वो तो मैं PSL के दौरान की मैं बात। हर दौरान बॉबी का यहाँ पीछे क्या हो रहा है काम ठीक है, मैंने कहा आज फिर हम हार जाएंगे, तो कहता क्या हो रहा है, तो उसको इतना गुस्सा चढ़े। नहीं देखिए, अब वी लव आवर टीम और हम अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो जो भी कंडीशन हो, क्योंकि मैच क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो कि लास्ट मोमेंट तक जाती है और लास्ट मोमेंट पे पासा पलट जाता है, जैसे हमने कल के मैच में देखा। और देखिए पाकिस्तान जीता है लास्ट 2 मैचेस, इंशाल्लाह ये तीसरा वाला भी जीतेगा। जीते या हारे ये हमारी टीम है, हम इनको ओन करते हैं, हम इनकी इज्जत करते हैं और ये हमारे हीरोज़ हैं। व्यूअर्स ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे अपने घरों में हमारे बच्चों के A+ आ रहे होते हैं, कभी अच्छे नंबर भी नहीं आते, तो हम उनको डांट ढूंढ के घर से बाहर तो नहीं निकाल देते ना। सो द पॉइंट इज़ अच्छा परफॉर्म करें या बुरा परफॉर्म करें, हमारे हैं, हमने उनको ओन करना है, हमने उनको रिस्पेक्ट देनी है। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्लेयर्स, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द प्लेयर्स फॉर द फ्यूचर मैचेस एज वेल एंड सीरीज वगैरह। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आई नो आप लोग अपने स्केड्यूल्स में बहुत मसरूफ हैं, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। ब्लेस यू गाइस, थैंक यू सो मच। और अजीम भाई आपको फिर मैंने तंग करना है, अभी हमने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस भी लेनी है स्टार्स की, वो हम किसी और वक्त लेंगे। गॉड ब्लेस यू एंड ऑफ कोर्स थैंक यू टू आवर शेफ एज वेल। व्यूअर्स यहाँ पे शो को क्लोज करेंगे। ज़िंदगी रही तो वीकेंड के बाद मुलाकात होगी। आपको जुमा मुबारक, हैव अ वंडरफुल वीकेंड। हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।